401 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश 162 भूमिका निर्वाह पुलिस फ्लावर का कार्यालय लिंगर दरवाजे के बाहर पहरेदार की भूमिका निभाता है। ओह ठीक है। पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने वाली पुलिस कार को देखकर जू हाओ ने उसे याद दिलाया। आपको लुओ यान से गहन पूछताछ करनी होगी। लियू यीरान ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर अजीब भाव थे। उसने अभी अभी सुना था कि लुओ यान यू युन को छोटी चाची कहकर बुलाती है। जू हाओ का इरादा बिल्कुल स्पष्ट था। वह न केवल अपनी छोटी चाची पर बुरी नजर रखे हुए था, बल्कि वह उसे सबक भी सिखाना चाहता था। उसे नहीं पता था कि उसने जू हाओ को कैसे नाराज किया था। वह 2.5 सेकंड तक चुपचाप शोक मनाती रही। यह अच्छा नहीं है। आखिरकार उसने यू जी की लिंगर को बचाने में मदद की थी। लियू यीरान थोड़ी हिचकिचाई। हालांकि उसने जू हाओ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, फिर भी उसकी न्याय की भावना बरकरार थी। जब तक जू हाओ इसकी पुरजोर मांग नहीं करता, वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करती या दूसरों को धमकाने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करती। जू हाओ उसकी शख्सियत को जानता था। बेशक उसके पास इसका जवाबी उपाय था। क्या आपको ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि वह दर्जनों लोगों से लड़ सकता है और उसका हर वार शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को निशाना बनाता है? उसके तरीके कुछ हद तक उस आपराधिक गिरोह से मिलते जुलते हैं। क्या आप कह रहे हैं? लियू यीरान को अब बिल्ली के खरोंचने की अनुभूति की परवाह नहीं थी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या वह भी डार्क वर्ल्ड से है? जांच करने पर आपको पता चल जाएगा। मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूं कि वह आंतरिक शक्ति के मध्य चरण में है। जू हाओ ने धैर्यपूर्वक उसका मार्गदर्शन किया। लियू यीरान की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह स्वयं डार्क एनर्जी के अंतिम चरण की माहिर थी। जू हाओ के साथ संबंध बनाने के बाद उसकी शक्ति में एक छोटे से दायरे की वृद्धि हुई थी। वह जानती थी कि आंतरिक शक्ति की मध्य अवस्था का क्या अर्थ होता है। लुओ यान की कार्यशैली के साथ संयुक्त, ये बहुत संभव था कि वह उसी स्थान से आया हो। भले ही ऐसा न हो, लेकिन उसके निर्मम कृत्यों से यह स्पष्ट हो गया कि उसने निश्चित रूप से रक्तपात किया था। उसे उससे पूछताछ करने में कोई अपराध बोध नहीं हुआ। अंधकार में लोग मनमाने ढंग से व्यवहार करते हैं और कानून की अवहेलना करते हैं। कौन जाने कब वे मुसीबत खड़ी कर दें। एक बार उसकी पहचान की पुष्टि हो जाने पर उसे या तो निगरानी में रखा जाएगा या निर्वासित कर दिया जाएगा। उसके चेहरे के भावों को देखकर जू हाओ मुस्कुराया। उन्होंने स्पष्ट रूप से लुओ यान की पहचान का उल्लेख नहीं किया। ये स्तर बिल्कुल सही था। वह लुओ यान को सबक सिखाएगा, लेकिन एक ही बार में उसे मार नहीं डालेगा। देश निकाला देने से क्या लाभ होगा? उसे अभी भी प्याज की कटाई करनी थी। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर लिटिल नाइफ सोसाइटी के सदस्यों को एक एक करके कार से बाहर निकाला गया। एक पुलिस अधिकारी लियू यीरान के पास आया। उसने इन लोगों से निपटने के तरीके के बारे में निर्देश मांगे। लियू यीरान ने बहुत ही सामान्य व्यवहार किया। वह भी उनके पुलिस स्टेशन की ठंडी और मनमोहक पुलिस फूल थी। हालांकि पैनी नजर रखने वाली लुओ यान ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसकी नम आंखों में वसंत ऋतु का जोश भरा हुआ था। उसकी त्वचा पर हल्की सी लाली भी थी। ये देखते हुए कि खूबसूरत पुलिस फ्लावर उसी कार में थी जिसमें जू हाओ भी था। जू हाओ ने कार में कुछ जरूर किया होगा। लुओ यान को अपने दिल में एक खालीपन का एहसास हुआ। आप बेहद खूबसूरत हैं और आपकी पहचान एक पुलिस अधिकारी के रूप में है। तुम जू हाओ से कैसे पंगा ले सकते हो? क्या आपके पास कोई पेशेवर नैतिकता है? क्या आप अपने पेशे को यौन सुख का एक रूप मानते हैं? आसपास मौजूद पुलिस अधिकारियों के लियू यीरान के प्रति प्रशंसा और आदर के भावों को देखकर लुओ यान को उदासी की लहर महसूस हुई। आप पुलिस फ्लावर को देवी की तरह पूछते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, वापसी के रास्ते में जू हाओ ने उसके साथ पहले ही खिलवाड़ कर लिया है। ये सोचकर कि जू हाओ ने किस तरह इतनी खूबसूरत पुलिस फ्लावर को इस हद तक उत्तेजित कर दिया था कि वह अपना आपा खो बैठा था। लुओ यान को ऐसा लगा जैसे उसका दिल खून से लथपथ हो गया हो। हालांकि जो बात उसे और भी ज्यादा क्रोधित कर देगी, वह भी बाकी थी। इन सबको नजरबंदी केंद्र ले जाओ। लियू यीरान ने अपना हाथ हिलाया। हाँ, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी ने आदेश लिया और उसे पूरा करने के लिए जाने के लिए मुड़ गया। वापस आओ। लियू यीरान ने उसे फिर से पुकारा और लुओ यान की ओर इशारा किया। उसे पूछताछ कक्ष 0 में ले जाओ और उससे पूरी तरह पूछताछ करो। पुलिस अधिकारी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। पूछताछ कक्ष 0 का इस्तेमाल मार्शल आर्टिस्टों से पूछताछ करने के लिए किया जाता था और वहां अपनाए जाने वाले तरीके क्रूर और कठोर थे। पुलिस अधिकारी फ्लावर ने कहा कि इस व्यक्ति को वहां ले जाओ। वह निर्दयता बरतने की योजना बना रही थी। वे पुलिस अधिकारी फ्लावर लियू यीरान के उग्र स्वभाव और लोगों को कड़ी यातना देने के लिए बार बार पूछताछ कक्ष में ले जाने की उनकी प्रथा से पहले से ही परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि लियू यीरान केवल सबसे जघन्य अपराधियों से ही पूछताछ करती थी। वे शक्तिशाली और कानूनविहीन थे। उन्होंने तो अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। लियू यीरान का उनसे निपटने का तरीका सरल और क्रूर था। उन्हें पूछताछ कक्ष 0 में ले जाएं, जहां उन्हें बिजली के झटके और कोड़े मारे जाएंगे। पूरी प्रक्रिया से वे अधमरे हो जाएंगे। अंततः वे ईमानदारी से अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे और सजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि वह इस बात से हैरान था कि इस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से किसी को बचाने के इरादे से इन गिरोह के सदस्यों की पिटाई की थी। उन्हें पूछताछ के लिए पूछताछ कक्ष 0 में क्यों ले जाया जा रहा था? चूंकि यह पुलिस फ्लावर का आदेश था, इसलिए उन्हें बस इसका पालन करना और इसे पूरा करना था। जैसे ही लुओ यान को ले जाया जाने लगा, उसने जू हाओ की आवाज सुनी। मैं पहली बार पुलिस स्टेशन आया हूं, ये काफी नया अनुभव है।
अधिकारी लियू, क्या आप मुझे यहाँ घुमा सकते हैं? खासकर अपना दफ्तर। जू हाउ के शब्दों में दोहरा अर्थ था और उनकी आंखों में गहरा अर्थ झलक रहा था। लियू ईरान के पैरों में थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। अभी अभी जब वह गाड़ी चला रही थी तो लगभग जू हाउ ने उसे निगलने की कोशिश की। 402 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। अब उसने विशेष रूप से उसे कार्यालय ले जाने के लिए कहा। और करता भी क्या? लियू ईरान ने जू हाउ को घूर कर देखा और शांत भाव से अपने अधीनस्थों को अपना काम करने का निर्देश दिया। इसके बाद वह जू हाउ को अपने कार्यालय ले गई। लू यान ने उनके भावों पर ध्यान दिया। उन्हें तुरंत पता चल गया कि वे लोग ऑफिस में क्या करने वाले हैं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम पुलिस अधिकारी हो, क्या तुम्हें पता है कि पुलिस स्टेशन कितना पवित्र होता है? तुम जू हाउ को दफ्तर में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकते हो? उसने मन ही मन लियू येरान को दोषी ठहराया। वास्तव में वह ईर्ष्या, जलन और नफरत से भरा हुआ था। अगर उनकी पत्नी इतनी खूबसूरत और बेहतरीन पुलिस फ्लावर होती, वह बेहद प्रसन्न होगा। हालांकि जो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, वह जू हाउ ने कर दिया था। उसने पुलिस फ्लावर को भी इतना आज्ञाकारी होने का प्रशिक्षण दिया था। डिंग, लुओ यान बेहद गुस्से में है। भावनात्मक स्तर जोड़ 888। चलो चलते हैं। तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? पुलिस अधिकारी ने अधीरता से आग्रह किया। दो पुलिस अधिकारी लुओ यान को एक अपेक्षाकृत सुनसान पूछताछ कक्ष में ले गए। अंदर आते ही लुओ यान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस अधिकारी ने उसे मिश्र धातु से बनी कुर्सी पर बैठने को कहा। पूछताछ शुरू हुई। ईमानदारी से बताओ, तुमने अकेले ही एक गिरोह का सफाया किया, दर्जनों लोगों को तब तक पीटा जब तक वे अपने माता पिता के लिए रोने नहीं लगे। इससे पहले तुम क्या करते थे? लू यान ने भौहें चढ़ाईं। आपका क्या मतलब है? बात को ठीक से समझिए, मैंने ही लोगों की जान बचाई थी और आपने ही मुझसे कहा था कि मैं यहाँ सिर्फ बयान देने आया हूँ। सवालों का ईमानदारी से जवाब दो, इतनी बकवास क्यों? एक जोरदार आवाज के साथ पुलिस अधिकारी ने अपना हाथ मेज पर पटका और ठंडे स्वर में कहा। स्वीकारोक्ति से नरमी बढ़ती जाती है, प्रतिरोध से सख्ती बढ़ती जाती है। हमें अन्य साधनों का उपयोग करने के लिए मजबूर न करें। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने भी यही बात कही। ये सभी निर्देश उनके पुलिस फ्लावर कप्तान की ओर से थे। ये व्यक्ति समस्याग्रस्त है और इससे गहन पूछताछ की आवश्यकता है। लू यान लापरवाही से कुर्सी पर झुक गया और आलस्य से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका सहयोग करने का कोई इरादा नहीं था। उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की। क्यूशु को भाड़े के सैनिकों के लिए निषिद्ध भूमि के रूप में जाना जाता है। ये डार्क वर्ल्ड के सभी कर्मियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है। यदि उसकी पहचान किलयामा के रूप में ज्ञात हो जाती, देश में निश्चित रूप से विस्फोट हो जाएगा। हालांकि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसमें किसी देश के खिलाफ जाने का उतना आत्मविश्वास नहीं था। इसलिए उसने मरने का नाटक करने का फैसला किया। खैर, उसने तो सिर्फ लोगों को बचाने के लिए ही काम किया। अगर इससे संदेह भी पैदा होता, तो भी वे उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। एक पुलिस अधिकारी ने उपहास किया। बात नहीं करोगे, है ना? तो फिर हमें दोष मत देना। उसने मेज पर लगे एक बटन को दबाया। क्लिक क्लिक। लुओ यान पुलिस अधिकारी की धमकी से बेपरवाह थी। वह कई वर्षों तक अंधकार में संसार में रहकर परिपक्व हुआ था। उसने किस तरह के लोगों को नहीं देखा था। ये छोटा सा प्रदर्शन कुछ भी नहीं था। अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कुर्सी से कई धातु के क्लैंप निकले हुए थे, जिन्होंने उसके हाथों और पैरों को जकड़ लिया और उसके शरीर को स्थिर कर दिया। लुओ यान का चेहरा पीला पड़ गया था और वह मन ही मन संघर्ष कर रही थी। उन्हें कुर्सी बेहद मजबूत लगी। वह कुछ देर तक खुद को छुड़ा नहीं सका। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, ये हमारे स्टेशन की विशेष कुर्सी है, जिसे विशेष रूप से आप जैसे मार्शल आर्टिस्टों के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो ईमानदारी से स्वीकार करें ताकि आपको कष्ट न सहना पड़े। लुओ यान के चेहरे के भाव अप्रत्याशित थे। वह लापरवाह था। शहर में आधे साल से अधिक समय बिताने के बाद वापस आने पर जू हाउ से मिलने से पहले उसे कभी भी किसी भी तरह का खतरा महसूस नहीं हुआ था। धीरे धीरे उसकी सतर्कता एक शीर्ष हत्यारे जैसी कम होती गई, मुख्यतः क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग अचानक उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वह लोगों को बचा रहा था, है ना? हालांकि यह कुर्सी विशेष सामग्रियों से बनी थी और विशेष रूप से मार्शल आर्टिस्टों के लिए डिजाइन की गई थी। उसे मुक्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर वह भाग निकला तो क्या होगा? ये लोग स्पष्ट रूप से उससे झगड़ा करने की फिराक में थे। आजाद होने के बाद मुसीबत और भी बढ़ जाएगी। अगर उस पर प्रतिरोध का आरोप लगता है और वह उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करता है, तो ये बुरा होगा। कुछ देर सोचने के बाद लुओ यान ने गहरी आवाज में कहा, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है ना? क्या आपके वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में पता है? पुलिस अधिकारी ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। हमारे वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन लियू हैं। लियू ईरान को पुलिस स्टेशन में विशेष दर्जा प्राप्त था। वह दबंग स्वभाव की थी और उसने अनगिनत बार अपराधियों से निजी तौर पर पूछताछ की थी। अपने कप्तान का समर्थन मिलने पर वे स्वाभाविक रूप से भयभीत नहीं थे। यह आखिरी मौका है। आपका बैकग्राउंड क्या है? इससे पहले आप क्या करते थे? मैं तो बस एक साधारण सा आम आदमी हूँ। लुओ यान ने बहुत मासूमियत का अभिनय किया। हे, लगता है जब तक हम तुम्हें तुम्हारे ही किए का फल नहीं चखा देंगे, तब तक तुम कबूल नहीं करोगे। पुलिस अधिकारी ने पास ही का एक और बटन दबाया। ZZZZ। लुओ यान के नीचे की कुर्सी से एक कट निकला। उसे तुरंत अपने शरीर में सुन्नपन महसूस हुआ।
लेकिन उनकी शारीरिक क्षमता मजबूत थी और वे इसे सहन कर सकते थे। पुलिस अधिकारी ने सीधे बल को अधिकतम स्तर तक बढ़ा दिया। लुओ यान सुन्न पड़ गई थी। पुलिस अधिकारी ने तब तक स्विच बंद नहीं किया जब तक कि लुओ यान के लिए पकड़ना असंभव नहीं हो गया। 403 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। इस समय लुओ यान के बाल खड़े हो गए थे, बीच बीच में काला धुआं उठ रहा था और उसकी आंखें बेजान थीं। क्या अब आप बोल सकते हैं? एक अन्य पुलिस अधिकारी ने चाबुक उठाया और लुओ यान के सामने खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो अगर वह नहीं बोलेगा तो उस पर कोड़े बरसेंगे। उन सभी ने यह बात अपने पुलिस फ्लावर कैप्टन से सीखी थी। इन जघन्य अपराधियों के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती थी। लुओ यान धीरे धीरे होश में आ गया। उसकी ठंडी निगाहें दोनों पुलिस अधिकारियों पर घूम गईं। उन्हें इससे पहले कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। जब लुओ यान ने उन्हें देखा तो दोनों पुलिस अधिकारियों के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। तुरंत रोंगटे खड़े हो गए। उस क्षण उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों। उन दोनों पर एक नजर डालने के बाद लुओ यान ने अपनी हत्या की इच्छा को नियंत्रित कर लिया। वह भावना क्षण भर के लिए ही प्रकट हुई और फिर गायब हो गई। दोनों पुलिस अधिकारी सामान्य स्थिति में लौट आए। उनके चेहरे पर अनिश्चितता और आश्चर्य के भाव थे। उन्हें और भी ज्यादा लगने लगा कि यह आदमी समस्या पैदा करने वाला है। एक पुलिस अधिकारी ने हिम्मत जुटाकर ठंडी आवाज में पूछा, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या तुमने सुना नहीं? क्या तुम बहरे हो? लुओ यान ने उन्हें ठंडे भाव से देखा और चुप रही। धिक्कार है, तुम किसके साथ सख्ती बरत रहे हो? चाबुक पकड़े हुए पुलिस अधिकारी को लुओ यान की निगाहों से एक सिहरन महसूस हुई। उसने एक गहरी सांस ली और उसने गुस्से में आकर उस पर कोड़ा बरसाया। शांत छोटे काले कमरे में कोड़े के शरीर पर लगने से चटकने की आवाज आई। एक कोड़ा लगने के बाद पुलिस अधिकारी को काफी बेहतर महसूस हुआ। उसने कई बार और हिंसक प्रतिक्रिया दी। लुओ यान की शारीरिक क्षमता बहुत मजबूत थी। उन पर पड़ने वाले इन कोड़ों से उनकी रक्षा पंक्ति जरा भी नहीं टूटी। लेकिन उन्हें बेहद अपमान महसूस हुआ। वह हथियारों का गरिमामय राजा यम, जिसने अंधकार जगत में भय का प्रसार किया, अब वह एक कैदी की तरह रह गया था जिसे दो मामूली किरदारों द्वारा धमकाया जाता था। ये सचमुच मैदानों में गिरा हुआ एक बाघ था जिसे कुत्ते सता रहे थे। उसके दिल में क्रोध का सैलाब उमड़ रहा था जिसे बाहर निकालना असंभव था। यही सबसे निराशाजनक हिस्सा था। क्या हो रहा था? पुलिस फ्लावर की कप्तान के प्रति उसका रवैया पहले अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं था। उसे उसकी छोटी चाची यू यून के साथ उसके रिश्ते के बारे में भी पता था। वह अचानक उसे सबक सिखाने का फैसला क्यों करेगी? पुलिस अधिकारी फ्लावर लियू येरान द्वारा आदेश देने का दृश्य उसके दिमाग में कौंध गया। जू हाओ की छेड़छाड़ के कारण वुमेई की आंखें नम हो गई थीं। अंतर्दृष्टि की एक झलक लुओ यान समझ गई। यह अवश्य ही जू हाओ का आदेश रहा होगा कि वह उसे निशाना बनाए। उनका रिश्ता स्पष्ट था। जू हाओ मौज मस्ती करने के लिए पुलिस फ्लावर को ऑफिस ले आया था, लेकिन उसे यातना देने के लिए छोटे काले कमरे में बंद कर दिया गया था। धिक्कार है। डिंग। लुओ यान को गुस्सा आया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 987। डिंग। लुओ यान बेहद गुस्से में थी। उसका भावनात्मक स्तर 999 गुना बढ़ गया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा लुओ यान ने सोचा था। जू हाओ इस समय घोड़े पर सवार होकर तेजी से दौड़ रहा था। पुरुषों को महिलाओं के मुंह से सबसे ज्यादा क्या सुनना पसंद होता है? मुझे ये चाहिए। पुरुषों को महिलाओं के कहने से सबसे ज्यादा क्या डर लगता है? मुझे और चाहिए। जू हाओ कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आप चाहे जितना भी चाहें, वह अंत तक आपका साथ देगा। वह व्यावहारिक रूप से एक निरंतर चलने वाली मानव मशीन था। 1 घंटे से भी अधिक समय बाद पुलिस अधिकारी फ्लावर लियू येरान ने राहत की सांस ली। अंततः उसे अपनी आवाज को दबाने की जरूरत नहीं रही। वह सचमुच थोड़ी डरी हुई थी। ऑफिस के बाहर सहकर्मी समय समय पर आते जाते रहते थे। अगर किसी को कुछ पता चल जाता तो वह इतनी शर्म महसूस करती कि किसी का सामना नहीं कर पाती। अपने कपड़े समेटते हुए उसने जू हाओ को द्वेषपूर्ण निगाहों से देखा, मानो कह रहे हों, ये सब तुम्हारी गलती है। जू हाओ ने अपने आज्ञाकारी लिंगर को दिलासा देते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। जब वह पुलिस स्टेशन से निकला तब तक रात के 10 बज चुके थे। जू हाओ कार से घर वापस चला गया। कहानी की नायिका की खूबसूरत सौतेली माँ सू वान की यू अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और जल्दी सो गई थी। कई लिंग अभी तक सोए नहीं थे। वे बैठक कक्ष में बड़े चाव से ताश खेल रहे थे। उन्होंने जू हाओ की वापसी पर ध्यान भी नहीं दिया। आप क्या खेल रहे हैं? अपनी पत्नी लिंगर को खेल में मग्न देखकर जू हाओ उसके करीब झुका और उत्सुकता से पूछा। हुआ यी ने समझाया, हम ताश खेल रहे हैं। जो भी हारेगा उसे पापा के टॉयलेटरीज का भुगतान करना होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने हाथ में रखे कार्ड नीचे फेंक दिए। जीत की हंसी का एक जोरदार विस्फोट। हा, मैं जीत गया। इसके तुरंत बाद जू शिकिंग और जू फेयान ने भी अपने कार्ड फेंक दिए। वे पहले स्थान पर रहे। अब तीसरी बहन जू होंगजूंग और उसकी सबसे अच्छी दोस्त शियाओ वानलिंग के बीच ये देखना था कि कौन जीतेगा। आधा घंटा बीत गया और वे अभी भी काम खत्म नहीं कर पाए थे। मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। हम इसकी गिनती कैसे करेंगे? जू होंगजूंग ने अपने हाथ में मौजूद कार्डों को देखा और सुझाव दिया। क्या हम एक और राउंड खेल सकते हैं? हुआ यी ने मना कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भी तुम दोनों हार गए तो तुम किस बात पर बहस कर रहे हो? बस इसे साथ में करो। जू फेयान ने भी शरारती खुशी के साथ कहा।
404 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। कोई बात नहीं, सिस्टर वानलिंग पहली बार पिताजी की सेवा कर रही हैं, इसलिए तीसरी बहन उनका मार्गदर्शन कर सकती हैं। जू होंगजूंग ने झुंझलाहट से अपनी बहनों को घूर कर देखा। वह मन ही मन बड़बड़ाए। क्या ये जियाओ वानलिंग का पहली बार था? वह पिताजी के साथ न जाने कितने समय से थी। वे बाथरूम में पहुंचे। जू हाओ ने हाथ हिलाया। आज मैं खुद नहा लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरू में तो वह उसकी मदद करने वाली थी, चेहरा धोने, दांत साफ करने और पैर धोने वाली थी, लेकिन जैसे ही जू हाओ ने कहा कि वह नहाने जा रहा है, जू होंगजूंग ने अपना इरादा बदल दिया। अप्रत्याशित रूप से उसकी सबसे अच्छी दोस्त शियाओ वानलिंग दृढ़ निश्चयी थी। नहीं, शर्त तो शर्त होती है, मैं अंकल जू की पीठ रगड़ने में मदद करूंगा। खैर, उसके अंकल जू के साथ उसके रिश्ते के बारे में उसकी सबसे अच्छी दोस्त को पहले ही पता चल चुका था। जियो वानलिंग साहसी हो गया। उसे एक अलग तरह की अनुभूति भी हुई। फिर जू होंगजून की सचमुच हैरान निगाहों के बीच उसकी सबसे अच्छी दोस्त चुपके से जू हाओ के बाथरूम में घुस गई। एक क्षण बाद उसका चेहरा हरे और लाल रंग के बीच बदलता रहा। ये कठिन हो गया। सिर्फ उसकी मुठ्ठियां ही सख्त नहीं हुई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त बहुत ही साहसी थी। उसने उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। उसकी सभी बहनें अभी भी बैठक कक्ष में थीं। क्या वह थोड़ी शांत नहीं रह सकती थी? तीसरी बहन, क्या तुम्हारा काम हो गया? अब सोने का समय हो गया है। जू शिकिंग ने कोने से अपना सिर बाहर निकाला। दरवाजे पर जू होंगजून को खड़ा देखकर उसने असमंजस में पूछा। जू होंगजून कांप उठी और उसने जल्दी से उसे दूर धकेल दिया। उसके मन में गहरी नाराजगी थी। ये सब क्या था? उसकी सबसे अच्छी दोस्त और जू हाओ बाथरूम में थे और वह दरवाजे पर पहरा दे रही थी। 163 माँ बेटी की जोड़ी। छोटी लोली की खुद की रणनीति। चाचा जी, क्या आपको पत्नी चाहिए या नहीं? जू होंगजून को लगा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त बेशर्मी से उसे बहका रही है। वास्तव में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। शाओ वानलिंग भी खुद को रोक नहीं पाए। वह वास्तव में केवल जू हाओ की पीठ को रगड़ना चाहती थी। लेकिन फिर जू हाओ ने उसे एक जोरदार मुक्के से काबू कर लिया। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। आज सुबह जू हाओ कंपनी नहीं गया। वह घर पर अपनी लिंगर को पढ़ा रहा था। इस समय जू हाओ एक झूला कुर्सी पर बैठा था। लिंगर जू शिकिंग बड़े आराम से उसकी मालिश कर रही थी। डिंगे लिंग लिंग, डिंगे लिंग लिंग, डिंगे लिंग लिंग। फोन की घंटी बजी। जू शिकिंग ने समझदारी से फोन को पास ला दिया। उसने इसे जू हाओ को सौंप दिया। उसने लिंगर को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। जू हाओ ने फोन उठाया और देखा कि यह यू युन का फोन था, जो लीगल क्वीन और लिटिल लोली की मां थी। उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान खिल उठी। उसने फोन का जवाब दिया। राष्ट्रपति जू, मैं यू शियाओटियन की मां हूं। यू युन ने अपना परिचय दिया। उसे इस बात का यकीन नहीं था कि जू हाओ के पास उसका नंबर सेव है या नहीं। ओह, वकील यू, क्या कोई बात है? बात कुछ इस तरह है। पिछली बार जब आपने शियाओ याओ की जान बचाई थी, तब मुझे आपका शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला था। अब जबकि मैंने पिछले 2 दिनों में अपने सारे मामले निपटा लिए हैं, तो क्या मैं राष्ट्रपति जू को रात के खाने पर आमंत्रित कर सकता हूं? यू युन ने कारण बताया और फिर निमंत्रण दिया। वकील यू, आप बहुत ही विनम्र हैं। पिछली बार मैंने ज्यादा मदद नहीं की थी और आपने मुझे पहले ही धन्यवाद दे दिया है। जू हाओ ने कहा, नखरे दिखा रही है। राष्ट्रपति जू, कृपया ऐसा न कहें। यू युन ने झट से कहा और कुछ देर की झिझक के बाद आखिरकार कहा। राष्ट्रपति जू, कृपया मना न करें। पिछले 2 दिनों से शियाओ याओ अपने चाचा को याद करके रो रही है और परेशान हो रही है। अगर तुम नहीं आओगे तो वो मुझे इतना परेशान करेगी कि मैं मर ही जाऊंगी। यू युन के बोलते ही छोटी लोली ने फोन छीन लिया। उसने फोन पर बात की। चाचा जी, शियाओ याओ आपको बहुत याद कर रही है। ठीक है चाचा जी, दोपहर को आ जाए, माँ खुद खाना बनाएंगी, खाना बहुत स्वादिष्ट है। शियाओ याओ, क्या तुम फिर से शरारत कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि अपनी माँ की बात सुनो। मैं हमेशा से बहुत आज्ञाकारी रहा हूँ, बस पिछले 2 दिनों से मुझे अंकल की बहुत याद आ रही है। हे, ठीक है, मैं दोपहर को आ जाऊंगा। अगर तुम शरारत करोगे तो अंकल को दोष मत देना अगर वो तुम्हें डांटेंगे। उसने फोन काट दिया। छोटी लोली ने यू युन को घमंडी नजर से देखा, मानो ये कहना चाह रहे हों, देखा, जिस चाचा को आप आमंत्रित नहीं कर सके, मैंने उन्हें कुछ ही शब्दों में बुला लिया। यू युन चिढ़कर लिंगर को विदा करके रसोई में खाना बनाने चली गई। दोपहर के करीब जू हाओ यू परिवार के घर पहुंचा। संयोगवश कोई और भी यू परिवार से मिलने आया था। ये लुओ यान थी, जिसे अभी अभी रिहा किया गया था। पुलिस अधिकारी लियू येरान ने जू हाओ की बातें सुनी। उसे लगा कि लुओ यान परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसने उसे 2 दिन और 2 रातों के लिए छोटे काले कमरे में बंद रखा। अंततः लुओ यान ने कुछ नहीं कहा। उसे रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन लियू येरान ने हार नहीं मानी। उसने गुप्त रूप से लोगों से उसकी जांच करवाई। अगर लुओ यान से किसी तरह की समस्या का पता चलता तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता। कल रात रिहा होने के बाद लुओ यान को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उन्हें बहुत निराशा हुई। हालांकि वह आसानी से अपने पीछे आ रहे सादे कपड़ों वाले पुलिस अधिकारी से पीछा छुड़ा सकता था। इससे उसे बंधन महसूस हुआ। असल में पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद वह बदला लेने के लिए जू हाओ को ढूंढने जाना चाहता था। 405 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। अपने पीछे पूंछ को देखकर उसे यह विचार छोड़ना पड़ा। उसका हृदय घोर घृणा से भरा हुआ था।
उन्हें पिछले 2 दिनों से छोटे काले कमरे में बंद रखा गया था और उन्हें अंतहीन यातनाएं दी गई थी। उसे अपना बदला जरूर लेना चाहिए। क्या आदेश देने वाली लियू ईरान को दोष क्यों नहीं देते? क्योंकि वह जानता था, ये जू हाओ ही था जिसने पुलिस फ्लावर को विशेष रूप से उसे निशाना बनाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा इतनी खूबसूरत पुलिस फूल में भला क्या कमी हो सकती है? ये सब जू हाओ की गलती थी। उसने कसम खाई, वह जू हाओ को उसके द्वारा झेली गई यातना का 1000 गुना लौटाएगा। एक रात आराम करने और अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के बाद लुओ यान को अपनी छोटी चाची और उसकी पत्नी लिंग एर की याद आ गई। जू हाओ ने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी वे इतने आभारी थे। उन्हें डर था कि कहीं वे उस पाखंडी के बहकावे में न आ जाएं। इसलिए वह मिलने आया, अपनी छोटी चाची को जू हाओ के चरित्र के बारे में बताने के लिए। उसकी शक्ल सूरत से धोखा मत खाना। अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात अपनी छोटी चाची के आवासीय परिसर के प्रवेश द्वार पर जू हाओ से हुई। लुओ यान गुस्से से आग बबूला हो गई। हत्या करने की मंशा बेकाबू होकर भड़क उठी। 2 दिनों की यातना और दमन का सिलसिला इसी क्षण सामने आया। घोर घातक इरादे जू हाओ की ओर उमड़ पड़े और सब कुछ पर हावी हो गए। हालांकि इस कांपती हुई हत्या की इच्छा का जू हाओ पर जरा भी असर नहीं हुआ। वह हमेशा की तरह शांत और संयमित रहे। जू हाओ, तुम आखिर अरबपति हो, क्या तुम्हारे तरीके कुछ ज्यादा ही घृणित नहीं हैं? ये देखते हुए कि आसपास का माहौल टकराव के लिए उपयुक्त नहीं था, लुओ यान ने गहरी सांस ली, अपनी हत्या की इच्छा को दबाया और तिरस्कारपूर्ण लहजे में बोला। ये वास्तव में बेहद घृणित था। अगर वह उससे निपटना चाहता था तो उसे खुलेआम ऐसा करना चाहिए था। सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करने का क्या मतलब था? जू हाओ ने अनभिज्ञता का नाटक करते हुए कहा। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। लुओ यान ने अपने दांत पीस लिए। अभिनय करो, मेरे लिए अभिनय करते रहो। तुम जानते हो तुमने क्या किया। अगर हिम्मत है तो खुलकर मेरे सामने आओ। ये गंदी चालें मत चलो। उबाओ। जू हाओ ने शांत भाव से 2 शब्द कहे और सीधे परिसर में चले गए। लुओ यान ने अचानक अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। इस आदमी ने तो उसकी इतनी उपेक्षा की। जू हाओ जिस दिशा में जा रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उसकी छोटी चाची का घर है। लुओ यान तुरंत सतर्क हो गई। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? लिटिल लोली ने मुझे रात के खाने पर आमंत्रित किया। जू हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको भी आमंत्रित किया गया था? क्या संयोग है? लुओ यान के चेहरे के भाव बदल गए। बेशक वह जानता था कि लिटिल लोली का जिक्र जू हाओ किससे कर रहा था। उनकी छोटी चाची की लिंगर, जो उनकी छोटी लोली झाओ लिंगर थी। क्या आपने मुझे रात के खाने पर आमंत्रित किया है? उन्हें कोई खबर क्यों नहीं मिली? उन्हें तो बिल्कुल भी आमंत्रित नहीं किया गया था। मैं ही तुम्हारा सच्चा उद्धार करता हूँ, है ना? क्या हमारे साथ इतना अलग व्यवहार करना उचित है? परिसर के ठीक अंदर एक छोटी लोली दौड़ती कूदती हुई आई। वह यू शियाओटियन थी। उसने दूर से ही अपनी बाहें खोल दी। लुओ यान की उदास निगाहों के बीच उसने खुद को जू हाओ के आलिंगन में झोंक दिया। चाचा जी, आप आखिरकार आ ही गए। शियाओ याओ ने आपको बहुत याद किया। क्या तुमने पिछले कुछ दिनों में फिर से अपनी माँ को नाराज कर दिया? जू हाओ ने अपने कोलेजन से भरे गाल को चुटकी से दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, शियाओ याओ बहुत आज्ञाकारी है। छोटी लोली के चेहरे पर मासूमियत और मनमोहक भाव थे। पिता और लिंगर की तरह उन दोनों को बातचीत करते देख लुओ यान का चेहरा पानी की तरह उदास हो गया था। छोटी लोली ने आज राजकुमारी की पोशाक पहनी थी। चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह वह किसी परीख था कि राजकुमारी जैसी दिखती थी। इस समय वह जू हाओ की बाहों में थी। उसका अतिरंजित शरीर उससे सटा हुआ था, मानो उसमें जरा भी संकोच न हो। झाओ लिंग एर जू हाओ के साथ परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार कर रही थी। क्या उसे पता है कि वह कितना शातिर है? जू हाओ की मंशा भेड़ियों जैसी है। वह आपको और आपकी माँ को नुकसान पहुंचाना चाहता है। फिर भी तुम उसे अंकल कहकर बुलाते रहते हो। लुओ यान गुस्से से आग बबूला था। उसका मन कर रहा था कि वह जू हाओ के टुकड़े टुकड़े कर दे। छोटी लोली को बिना किसी स्पष्ट कारण के थोड़ी ठंड लग रही थी। वह जू हाओ के आलिंगन में और भी गहराई से सिमट गई। अजीब बात है, अभी थोड़ी गर्मी थी, अचानक ठंड क्यों हो गई? छोटी लोली ने आकाश में सूर्य की ओर देखा। उसने संयोगवश पास में ही लुओ यान को देख लिया और उसने नाराजगी से कहा, तुम यहाँ क्यों हो? लुओ यान के होंठ फड़कने लगे। तो अगर आप जू हाओ को आमंत्रित करते हैं तो मैं नहीं आ सकता, है ना? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ आखिर। वह अवाक रह गया। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट और मनमोहक मुस्कान आ गई। मैं आपसे और छोटी चाची से मिलने आया था। हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। 406 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। छोटी लोली ने अभद्र तरीके से अपना हाथ हिलाया। आज हमारे परिवार में चाचा जी की मेजबानी हो रही है, इसलिए आपको वापस वहीं चले जाना चाहिए जहां से आप आए हैं। फिर उसने जू हाओ को रास्ता दिखाया। चाचा जी, हमारा घर उधर है। वे दोनों चले गए और लुओ यान को वहीं अचंभित खड़ा छोड़ दिया। लुओ यान पूरी तरह से अचंभित रह गई। वे उसे कितना नापसंद करते थे। ये तो काफी बुरा था कि उसे आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन वह अपनी मर्जी से आया था और फिर भी उसे वापस ले जाया जा रहा था। जू हाओ के पास किस तरह का जादू था? छोटी बच्ची उससे सिर्फ एक बार मिली थी, फिर भी वह उस पर इतनी निर्भर हो गई थी। दरअसल वे सिर्फ एक बार ही मिले थे। हालांकि उस मुलाकात के दौरान लिटिल लोली निराशा में थी। उनकी उपस्थिति का असाधारण महत्व था। लिटिल लोली का फेस कॉन होना और उसका ताजगी भरा वसंत ऋतु की हवा जैसा व्यवहार।
इस तरह से यह प्रभाव प्राप्त किया गया था। लुओ यान की आंखों में एक झिलमिलाहट आई। उसने अनुसरण करने के लिए एक कदम बढ़ाया। वहां से जाना कोई विकल्प नहीं था। ये लड़का, जू हाओ, स्पष्ट रूप से अपनी छोटी चाची और उसकी लिंगर पर बुरी नजर रखे हुए था। उसे उस पर कड़ी नजर रखनी ही थी। डिंग, लुओ यान का मूड खराब है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 876। घर लौटते समय जू हाओ ने एक हाथ से लिटिल लोली को पकड़ रखा था और अपना दूसरा हाथ उसके सामने फैला रखा था। शाओ याओ, क्या चाचा जी तुम्हें कोई जादू का करतब दिखाएंगे? जादू का करतब। बच्चों को ये अजीब और अद्भुत चीजें बहुत पसंद आई और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। किस तरह का जादू का करतब? मेरे हाथ को देखो, क्या इसमें कुछ है? छोटी लोली ने जूहाओ का हाथ खींचा, बार बार उसे जांचा, फिर सिर हिलाया। जूहाओ ने अपनी कलाई घुमाई। उसके हाथ में एक नाजुक सा डिब्बा प्रकट हुआ। छोटी लोली की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, उसका मुंह ओ के आकार का हो गया। ये बहुत ही अद्भुत था। क्या आप इसे खोलकर अंदर देखना नहीं चाहते? जूहाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक, छोटी लोली जिज्ञासु थी। जैसे ही उसने जूहाओ को ऐसा कहते सुना, उसने उत्सुकता से उसे खोल दिया। बॉक्स के अंदर एक खूबसूरत और उत्कृष्ट पेंडेंट था। ये पेंडेंट विभिन्न रंगों के रत्नों से बनाया गया था। सूर्य की रोशनी में ये हल्की चमक से जगमगा रहा था। कितनी खूबसूरत थी! क्या आपको ये पसंद है? जूहाओ की आवाज उसके कान के पास से आई और छोटी लोली ने झट से कहा, मुझे ये पसंद है। उसने पेंडेंट को अपने हाथ में पकड़ रखा था और प्रशंसापूर्वक उससे खेल रही थी। अगर आपको ये पसंद है तो यह आपका है। छोटी लोली स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा सुखद आश्चर्य से भर गया था। चाचा जी, क्या आप वाकई शियाओ याओ को इतना सुंदर पेंडेंट देने वाले हैं? बेशक, यह मूल रूप से आपके लिए ही तैयार किया गया उपहार था। चाचा ने इसे चुनने में बहुत समय लगाया था। जू हाओ ने बकवास बात की। ये सिस्टम से लिया गया एक अंश था। ये कुछ हद तक बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस सिस्टम से मिलने वाली वस्तुएं हमेशा उच्च गुणवत्ता की होती थीं। सामग्री और कारीगरी को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसकी कीमत कई मिलियन होगी। जहां तक किसी बाहरी व्यक्ति को इतना मूल्यवान उपहार देने की बात है। क्या वह बाहरी व्यक्ति थी? ये छोटी लोली भी एक मुख्य पात्र थी। जूहाओ ने मुख्य पात्रों के प्रति क्या उपाय अपनाए? एक भी नहीं बच पाएगा। यह अपने ही लोगों को पहले से ही कुछ देने के बराबर था। और इससे उसकी लोकप्रियता बढ़ सकती है, तो क्यों नहीं? वह कानूनी रानी यूयुन के व्यक्तित्व को जानता था, चाहे वह उसे कोई भी उपहार दे, वह उसे स्वीकार नहीं करेगी। लिंगर, उसे निशाना बनाने के लिए उसे दोष मत दो। छोटी लोली की उस पर अत्यधिक निर्भरता को देखते हुए, हो सकता है कि वह उसे अपनी मां का दिल जीतने में भी मदद करे। जैसा कि अपेक्षित था, जूहाओ की पुष्टि मिलने पर छोटी लोली बहुत खुश हुई। उसने अपनी बाहें खोली और उसे गले लगा लिया। उसने उसे चुंबन दिया। धन्यवाद, अंकल, आप शाओ याओ के प्रति बहुत अच्छे हैं। एक वाक्य ऐसा था जो उसने अपने दिल में कभी नहीं कहा। चाचा जी उसके प्रति बहुत अच्छे थे। अगर वह मां के साथ होते और उसके पिता बन जाते तो ये बहुत अच्छा होता। लुओ यान, जो पीछे पीछे चल रहा था और यह सब देख रहा था, उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। जूहाओ वास्तव में अपनी छोटी चाची और उसकी लिंगर को निशाना बना रहा था। वह झाओ लिंगर को भी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। छोटी लोली को बहला फुसलाकर उसे चूमना, ये बहुत ही बेशर्मी भरा काम था। डिंग, लुओ यान बेहद गुस्से में है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। डिंग, यू शियाओटियन का मूड अच्छा है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 666। लिंगर के अनुरोध पर यूयुन ने जूहाओ की मेजबानी की तैयारी में कई सामग्रियां खरीदी। जब जूहाओ छोटी लोली को गोद में लिए वहां पहुंचा, यूयुन ने अभी अभी अपना काम खत्म किया था और रसोई से बाहर आई थी। अपनी बेटी लिंगर को जूहाओ के हाथों में देखकर वह उसे डांटने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या तुम्हें खुद से चलना नहीं आता? तुम इतने बूढ़े हो गए हो और तुम्हें अभी भी किसी के सहारे चलने की जरूरत पड़ती है। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। छोटी लोली ने पलटवार किया। जूहाओ की बाहों से उतरने के बाद उसने उत्साह से पेंडेंट को पकड़ा और यूयुन के पास चली गई। माँ, देखो चाचा जी ने मुझे क्या उपहार दिया है, कितना सुंदर है ना? यूयुन ने पेंडेंट उठाया और उसे देखा। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। जो लोग वकील के रूप में काम कर सकते थे, वे अनुभवहीन नहीं थे। यूयुन एक नज़र में ही समझ गई कि यह पेंडेंट बहुत कीमती है। रुक गया। 407 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। उसने गंभीरता से कहा, ये पेंडेंट बहुत कीमती है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, इसे अंकल को लौटा दो। जूहाओ ने हाथ हिलाया। ये तो बस एक छोटा सा उपहार है, इसमें मूल्यवान या गैर मूल्यवान क्या है? मैं इसे लिटिल लोली को दे रहा हूँ, वकील यू मना नहीं कर सकते। जब यूयुन का ध्यान कहीं और था, तभी छोटी लोली ने पेंडेंट वापस छीन लिया। बिल्कुल सही, चाचा जी ने यह मुझे दिया था, तुम्हें नहीं। यूयुन तुरंत असहाय हो गई। लुओ यान को दरवाजे पर खड़ा देखकर उसने आश्चर्य से पूछा, लुओ यान, तुम यहाँ क्यों हो? लुओ यान थोड़ी शर्मिंदा थी। उसने जूहाओ द्वारा लिटिल लोली को दिए गए उपहार को देखा, फिर अपने खाली हाथों को देखा। वह देखने में ऐसा कैसे लग रहा था जैसे वह घूमने आया हो। उसे मजबूरी में यही कहना पड़ा, मैं छोटी चाची और शाओ याओ से मिलने आया था। खाना तैयार है, अंदर आइए और साथ में खाए। यूयुन का अपनी बड़ी बहन के बेटे के प्रति लहजा अच्छा नहीं था, वह बहुत ही रूखा था। लोगों के साथ व्यवहार करते समय भी उनका यही सामान्य स्वभाव था। लुओ यान घर में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी उसके बगल में लिटिल लोली की घृणा भरी आवाज सुनाई दी।
अगर आप कह रहे हैं कि आप हमसे मिलना चाहते हैं तो क्या हमें आपसे मिलने की जरूरत है? अगर आप मुफ्त में खाना खाना चाहते हैं तो सीधे सीधे कह दीजिए, आप वास्तव में अपना गुजारा नहीं कर सकते, आप एक समय का भोजन भी नहीं खरीद सकते। जब रिश्तेदार मिलने आते हैं तो उन्हें कम से कम कुछ तो लाना चाहिए, तुम में तो बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। कुछ लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? उनकी चमड़ी शहर की दीवार से भी मोटी है। छोटी लोली आमतौर पर बहुत प्यारी थी, लेकिन उसकी जुबान भी बहुत तेज थी। इस समय उसने लुओयान को पद छोड़ने में असमर्थ बना दिया। बेशक वह जानता था कि इस तरह खाली हाथ आना अच्छा नहीं है। बात बस इतनी सी थी कि पिछली कुछ बार उसने खास तौर पर छोटी लोली के लिए तोहफे खरीदे थे, लेकिन उसने उन्हें ये कहकर फेंक दिया था कि वे बहुत बचकाने हैं। ये सोचकर कि आज वह केवल छोटी चाची को जुहाओ से सावधान रहने की याद दिलाने आया है, उसने कुछ भी नहीं खरीदा। किसे पता था कि उसकी मुलाकात जुहाओ से होगी? इसके विपरीत वह असभ्य प्रतीत होता था। लुओयान के पास अनसुना करने के अलावा कोई चारा नहीं था और वह सहज रूप से घर में दाखिल हुआ। वह भी कुछ हद तक सतर्क था और जल्दी से रसोई से व्यंजन बाहर ले आया। छोटी लोली ने जूहाओ को सोफे पर बैठने के लिए खींचा और वह जूहाओ की गोद में लेटकर खेलने लगी। बड़ी और छोटी आकृतियों को देखते हुए ऐसा आत्मीयता का भाव था मानो वे पिता और लिंगर हों। लुओयान को अंदर से घुटन महसूस हो रही थी। यू यून ने सुबह से ही भोजन तैयार करना शुरू कर दिया था और एक बड़ी मेज पर खाना परोस दिया था। सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। छोटी लोली की आंखें इधर उधर दौड़ रही थीं और वह अपनी माँ यू यून की सीट को जूहाओ के बगल में व्यवस्थित कर रही थी। वह खुद जूहाओ के दूसरी तरफ बैठ गई। सीटें बहुत पास पास थीं। यू यून के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। उसे उस रात अपनी बहन लिंगर की कही बात याद आने लगी कि वह चाहती है कि जूहाओ उसका पिता बने। लिंगर ने सीटों को इस तरह व्यवस्थित करने का उद्देश्य क्या था? ये स्पष्ट था, ये स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। यू यून ने अपनी लिंगर से निपटने के तरीके के बारे में सोचा, लेकिन वह अपनी सीट से नहीं हिली। जूहाओ ने लिंग एर की जान बचाई थी, इसलिए किसी भी तरह की नाराजगी पैदा करना अच्छा नहीं होगा। बस इसी तरह यू यून और जूहाओ करीब आ गए। छोटी लोली लगभग जूहाओ से चिपकी हुई थी, जैसे 3 लोगों का परिवार। टेबल के दूसरी तरफ लुओयान बिल्कुल अकेली थी। छोटी चाची द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर उसे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। सामने का दृश्य देखकर वह गुस्से से भर गया था। इससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात तो अभी बाकी थी। छोटी लोली अपने छोटे हाथों में चॉपस्टिक पकड़े हुए जूहाओ के लिए खाना उठा रही है। चाचा जी, इसे चख कर देखिए, यह माँ की खास रेसिपी है। चाचा जी, क्या आप पत्नी चाहते हैं या नहीं? 164 पेट पर एक लात। नन्ही लोली का विकास असाधारण है। माँ के खिलाफ साजिश रच रही है। यू यून और उसकी साथी लिंग एर जूहाओ के साथ एक परिवार की तरह बैठी थी। छोटी लोली ने जूहाओ के लिए खाना चुना। उसने माँ के सभी खास पकवान चुने। जूहाओ को खाते देख छोटी लोली ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, चाचा जी, इसका स्वाद कैसा है? आखिरकार वह माँ और चाचा का रिश्ता करवाना चाहती थी। मामा को भी मम्मी से प्रभावित होना था। माँ का स्वभाव गुस्सैल था, लेकिन उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छा आता था। जूहाओ ने उसकी प्रशंसा करके उसे निराश नहीं किया। स्वादिष्ट, अगर अंकल को पसंद है तो तुम्हें और खाना चाहिए। छोटी लोली खुशी से मुस्कुराई। सामने बैठी नायिका लुओयान अवाक रह गई। उसने एक प्लेट उठाने के लिए अपनी चॉपस्टिक उठाई, लेकिन लिटिल लोली उससे एक कदम आगे थी। उसने वह व्यंजन उठाया जिसे वह देख रहा था और उसे जूहाओ के कटोरे में डाल दिया, उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। छोटी लोली जूहाओ के साथ ऐसा व्यवहार करती थी मानो वह उसके पिता हों, और लुओयान बहुत निराश महसूस करती थी। जियो याओ यू यून भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपनी लिंगर की ओर देखा। क्या आप दूसरों को शांति से भोजन करने देंगे या नहीं? उसने जूहाओ से माफी मांगते हुए कहा। राष्ट्रपति जू, मुझे खेद है, छोटी लोली अज्ञानी है। जूहाओ मुस्कुराया। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। शियाओ याओ, सिर्फ मेरी ही चिंता मत करो, खुद भी खा लो। ठीक है, छोटी लोली ने आज्ञाकारी भाव से जवाब दिया और अपनी माँ की ओर जीभ निकाल दी। यू यून ने मन ही मन अपने दांत भींचे। थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं तुमसे तब निपट लूंगा। फिर उसने शराब की अलमारी से माओताई की एक बोतल निकाली। 408 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। वह ज्यादा शराब नहीं पीती। राष्ट्रपति जू शराब के बिना कैसे आ सकते थे? उसने शराब का गिलास उठाया और राष्ट्रपति जू और अपने लिए एक एक गिलास शराब डाली। माँ, मुझे भी थोड़ा चाहिए। छोटी लोली ने भी एक कप आगे बढ़ाया। कोई बच्चा शराब क्यों पिएगा? यूयून निश्चित रूप से लिंगर को शराब नहीं पीने देगी। छोटी लोली नाखुश थी। आप वयस्क लोग शराब पी सकते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं पी सकता? शराब पीने से बच्चे के विकास पर असर पड़ता है। उसके बोलने से पहले ही यूयून ने लिंगर की विस्फोटक आकृति देखी। उसे नहीं पता था कि यह लिंगर कैसे विकसित हुआ। वह केवल 12 साल की थी, फिर भी वह पहले से ही उसके बराबर थी। उसने एक और वाक्य जोड़ा, जो बच्चे शराब पीते हैं उनकी लंबाई नहीं बढ़ती, और तुम एक घूंट में ही नशे में धुत हो जाओगे। अगर तुम तब भी होश में नहीं रहे तो मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगा। छोटी लोली अब भी चाचा के साथ खेलना चाहती थी। उसे शराब पीने का विचार छोड़ना पड़ा। हालांकि एक विचित्र विचार मन में आया। क्या वे नशे में धुत हो जाते हैं? अगर माँ और चाचा एक साथ नशे में धुत हो जाते, क्या वे एक साथ नहीं रह पाते? वह सचमुच माँ और चाचा को शराब पिलाकर नशे में धुत करना चाहती थी। बहुत बुरा हुआ, अगली बार उसे कोई और अवसर तलाशना पड़ेगा।
छोटी लोली ने अपने सामने बैठी लुओ यान को गुस्से से घूर कर देखा। ये सब उस आदमी की गलती थी जो यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर रहा था। लिटिल लोली की गुस्से भरी निगाहों को भांपते हुए लुओ यान पूरी तरह से अचंभित हो गई। छोटी लोली ने देखा कि यू यून लुओ यान के लिए शराब डालने ही वाली थी। उसने झट से हाथ बढ़ाया, कप छीना और उसे लुओ यान की ओर फेंक दिया। माँ, आप उसे शराब क्यों पिला रही हैं? वह अपाहिज नहीं है। लुओ यान, क्या उसे इतना भेदभावपूर्ण होना जरूरी है? जब आपकी माँ ने राष्ट्रपति जू के लिए शराब परोसी थी, तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? लुओ यान, तुम खुद डाल लो। मैं शियाओ याओ के लिए कुछ ड्रिंक्स लाता हूँ। शराब की बोतल नीचे रखकर यू यून ने लिंगर के लिए दूध की एक बोतल लाकर दी। लुओ यान उदास थी। उसके पास शराब की बोतल उठाने, एक गिलास शराब डालने और अपने दुखों को शराब में डुबोने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राष्ट्रपति जू, मैं आपको सलाम करता हूँ। शियाओ याओ को बचाने के लिए धन्यवाद। यू यून ने अपना गिलास जू हाओ की ओर उठाया। छोटी लोली भी दूध का गिलास पकड़े हुए इस मस्ती में शामिल हो गई। लुओ यान ने अनदेखा करने का नाटक किया। क्या वह राष्ट्रपति जू को बधाई देगा? वह ऐसा क्यों करेगा? क्या उसके पास वह योग्यता है? आपका स्वागत है। जू हाओ ने अपना गिलास उठाया और उसे माँ और लिंगर के गिलास से टकराया। इसके बाद भोजन आनंद से भर गया। ये यू यून, लिंगर और जू हाओ के लिए था। जहां तक लुओ यान की बात है, अपने सामने बैठे तीनों के उस गर्मजोशी भरे दृश्य को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कांटों पर बैठा हो। उसे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। वह चुपचाप पीता रहा। खाने के बाद जू हाओ ने लिटिल लोली के साथ खेला। लुओ यान एक तरफ खड़ी होकर नाराजगी से देख रही थी। स्पष्टतः वह, छोटी चाची और झाओ लिंगर एक परिवार थे। अब ऐसा लग रहा था जैसे वह अजनबी हो और जू हाओ 3 लोगों का परिवार हो। ये बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। डिंग, लुओ यान का गुस्सा भड़क उठा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 852। बर्तन साफ करने के बाद यू यून बाहर आई। उसने चाय की पत्तियां निकाली और जू हाओ के लिए चाय बनाई। कुछ अनौपचारिक बातचीत के बाद उनके रिश्ते में सुधार आया। लेकिन बस इतना ही। इस कानूनी रानी को अपने पक्ष में करने की अब भी कोई उम्मीद नहीं थी। उसे अभी भी उसकी लिंगर से शुरुआत करनी थी। इसके विपरीत, स्वयं रणनीति बनाने वाली इस छोटी लोली को अपने पक्ष में करना कहीं अधिक आसान होगा। लेकिन क्या वह थोड़ी ज्यादा छोटी नहीं थी? उन्हें डर था कि कहीं ये सीधा निशाना न बन जाए। दोपहर, जू हाओ ने काम का हवाला देते हुए खुद को अलग कर लिया। छोटी लोली स्वाभाविक रूप से अलग होने के लिए अनिच्छुक थी। जू हाओ द्वारा अक्सर उससे मिलने आने के वादे के बाद ही उसके मूड में थोड़ा सुधार हुआ। जू हाओ चला गया, लेकिन लुओ यान ने ऐसा नहीं किया। वह बेहद सतर्क था। जू हाओ भेस बदलने में बहुत माहिर था। वह छोटी लोली के सामने एक अच्छे चाचा थे। छोटी चाची के सामने वह एक वाक्पटु और उत्कृष्ट राष्ट्रपति थे। लेकिन वह जू हाओ की असलियत जानता था। उसे छोटी चाची को चेतावनी देनी थी। उसे जू हाओ के पाखंड से धोखा नहीं खाना चाहिए। एक गहरी सांस लेते हुए लुओ यान ने गंभीरता से कहा। छोटी चाची, यू यून चाय पी रही थी और उसने हैरानी से देखा। क्या आप जू हाओ को जानते हैं? जू हाओ के चले जाने के कारण छोटी लोली के लटके हुए कान तुरंत खड़े हो गए। लुओ यान की ओर उसकी निगाहें बहुत ही निर्दयी थीं। उसे लगा कि यह आदमी कुछ अच्छा नहीं करने वाला है। यू यून को आश्चर्य हुआ कि उसने ये सवाल क्यों पूछा, लेकिन उसने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया। व्यापार जगत की एक दिग्गज हस्ती, दूरदर्शी व्यावसायिक सूझबूझ, गहरी समझ, दयालु और मददगार स्वभाव वाली। जू हाओ के साथ 2 मुलाकातों के बाद उसकी यही धारणा थी। उसने पहले सोचा था कि जू हाओ बेहद चालाक है। चैरिटी कार्यक्रमों में भाग लेना एक तरह का दिखावा था। 409 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। लेकिन जू हाओ द्वारा लिंगर को बचाने के बाद उसके विचार धीरे धीरे बदल गए। माँ को चाचा की तारीफ करते हुए सुनकर छोटी लोली की आंखें मुस्कुराते हुए अर्धचंद्राकार हो गईं। लुओ यान मन ही मन सोच रही थी कि छोटी चाची वाकई जू हाओ के भेष में आ गई थी। उन्होंने गहरी आवाज में बात की। दरअसल ये सब उसका भेष है छोटी चाची, धोखे में मत आना। यू यून ने भौहें चढ़ाईं। छोटी लोली ने अपनी छोटी मुठ्ठियां भींच लीं और गुस्से से लुओ यान को घूरने लगी। लेकिन तभी उसने लुओ यान को बोलते हुए सुना। उस रात जो महिला पुलिस अधिकारी तुम्हारे साथ थी, तुम उसे जानते हो ना? उसका जू हाओ के साथ अफेयर चल रहा है। जब हम पुलिस स्टेशन गए, तो जू हाओ उसे पुलिस स्टेशन के कार्यालय में ले गया और उसके साथ बदसलूकी की और उसने तो मुझे छोटे काले कमरे में बंद करने के लिए लोगों को भी भेज दिया। बिजली के झटके, कोड़े मारना। उन्होंने मुझे 2 दिन और 2 रात तक यातना दी। जू हाओ का एक परिवार है और वह महिला पुलिस अधिकारी उसकी लिंगर हो सकती है, फिर भी वे पुलिस स्टेशन के दफ्तर में एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, फिर भी उसने लोगों को मुझे निशाना बनाने के लिए उकसाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किस तरह का इंसान है ना? सच कहूं तो, मैं आज आपको चेतावनी देने आया हूं, छोटी चाची, कि आप जू हाओ से सावधान रहें। मुझे शक है कि उसका निशाना आप और लिंगर हैं। बोलने के बाद, लुओ यान ने एक लंबी सांस छोड़ी। वह अभी जू हाओ से काफी नाराज था। अब जब उसने एक ही बार में सब कुछ कह दिया था, तो उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ लोग अक्सर दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराई करना पसंद करते हैं। नहीं, ये सही नहीं है। उसने जो कुछ भी कहा, वह सब सच था। अगले ही पल, लिटिल लोली के एक वाक्य ने उसे चौंका दिया। उसे यही मिलना चाहिए था। जैसे ही छोटी लोली ने सुना कि लुओ यान को प्रताड़ित किया गया है, उसे राहत महसूस हुई।
उसकी हिम्मत कैसे हुई चाचा के बारे में बुरा बोलने की। 2 दिन और 2 रातें बहुत कम थी, उन्होंने उसे और यातनाएं क्यों नहीं दी। लुओ यान ने लगभग मुंह से खून थूक दिया। कृपया ध्यान दें, मैं जू हाओ के नापाक इरादों के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम मेरी यातना पर इतना आनंद क्यों ले रहे हो? वह वाकई एक अच्छी झाओलिंगेर है। छोटी लोली सोच में डूबी हुई एक हाथ से अपनी ठोड़ी सहला रही थी। क्या इस व्यक्ति की कही बात सचमुच सही है? क्या चाचा जी को मुझमें और मम्मी में दिलचस्पी है? चाचा जी बहुत ही सुंदर हैं और मेरे प्रति बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। मुझे माँ के बारे में चिंता होती है। माँ का रुख कुछ हद तक इसके खिलाफ है। वह न तो चाचा के परिवार को तोड़ना चाहती है और न ही रखेल बनना चाहती है। काश माँ को नशे में धुत किया जा सकता, सौदा पक्का करने के लिए। छोटी लोली सोचने लगी। एक एक करके माँ को निशाना बनाने वाली योजनाएं सामने आने लगी। ये सुनकर यू यून के चेहरे के भाव बदल गए। यदि यह सचमुच वैसा ही होता जैसा लुओ यान ने कहा था, तब जू हाओ के किरदार पर विचार करना वाकई उचित होगा। लेकिन एक वकील होने के नाते वह हर बात के लिए सबूत मांगती थी। वह कुछ शब्दों के आधार पर किसी पर भी विश्वास नहीं करती थी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि जू हाओ सौम्य, सभ्य और मिलनसार स्वभाव का था, उन पाखंडी ढोंगियों से बिल्कुल अलग। क्या ये सच है? लेस दैन एक्स्ट्रा अंडरस्कोर इड अंडरस्कोर 1। यू यून ने लुओ यान की ओर देखा। आपने कहा कि आपको 2 दिन और 2 रात तक यातना दी गई। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? बेशक, लुओ यान ने अभी अभी कहा ही था कि वह अचानक जम गया। बिजली के झटकों से वह केवल लकवाग्रस्त हो गया। उसका शरीर इतना मजबूत था कि उस पर पड़ने वाले कोड़ों के प्रहार भी उसकी रक्षा पंक्ति को भेद नहीं सके। इसलिए जब वह पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं बचा था। लुओ यान ने असहजता से कहा, मेरा शरीर। लुओ यान को पहली बार यह एहसास हुआ कि अच्छी शारीरिक बनावट होना, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और इसका कोई सबूत भी नहीं बचा। यातना का मुख्य तरीका बिजली के झटके देना और मानसिक प्रताड़ना था। 2 गौण किरदारों द्वारा कोड़े मारे जाना उसके लिए एक अपमान था। उसे लगा कि यह सब जू हाओ की योजना थी। जब वह खुद खूबसूरत पुलिस फ्लावर के साथ आनंद ले रहा था, तब लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे। लुओ यान बेहद परेशान थी। हे, छोटी लोली अचानक हंस पड़ी। उसने तिरस्कार भरी नजर से कहा, तुमने कहा कि तुम्हें कोड़े मारे गए थे, लेकिन तुम्हारे शरीर पर एक भी निशान नहीं बचा। क्या तुम्हें अपनी बात पर यकीन है? मुझे पता है कि तुम अंकल से जलते हो, लेकिन अगर तुम किसी को फंसाने जा रहे हो, तो क्या तुम कोई बेहतर कारण नहीं बता सकते? मैं तुमसे सिर्फ 2 शब्द कहना चाहता हूँ, मस्खरा। लुओ यान हक्का बक्का रह गई। उसने पाया कि छोटी लोली जू हाओ के सामने और उसके सामने बिल्कुल अलग थी। जू हाओ के सामने वह बेहद प्यारी और आज्ञाकारी थी, लेकिन जब उसका सामना उससे होता था तो वह बहुत ही धूर्त हो जाती थी। मैंने जो कुछ भी कहा वह सब सच था, ठीक है? यह मामला, क्या आप जू हाओ से ईर्ष्या करते हैं? क्या मजाक है? लुओ यान ने अपनी छोटी चाची यू यून की ओर देखा। उसने देखा कि उसके चेहरे पर भी संदेह का भाव था। लुओ यान चिंतित हो गई। लुओ यान ग्रू एंग्शियस। मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब सच है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उस महिला पुलिस अधिकारी को फोन करके पूछ सकते हैं कि क्या उसका जू हाओ के साथ कोई संदिग्ध रिश्ता है। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, एक फोन की घंटी बजी। डिंगा लिंग लिंग, डिंगा लिंग लिंग, डिंगा लिंग लिंग। ये यू यून का फोन था। 410 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। उसने इसे उठाया और देखा। वह अपनी भौहें ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं पाई। शैतान का नाम लो और वह प्रकट हो जाएगा। उनकी अच्छी दोस्त लियू यिरान ने उन्हें फोन किया। उसने जवाब देने के लिए क्लिक किया। दूसरी तरफ से लियू यिरान की स्पष्ट और सशक्त आवाज सुनाई दी। लुओ यान की आंखें चमक उठीं। पुलिस को भेजे गए उस फोन कॉल से ही उसकी बेगुनाही साबित हो सकती थी। क्या अधिकारी यू अभी भी व्यस्त हैं? मैंने कल काम खत्म कर दिया। क्या कुछ गड़बड़ है? यू यून ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, मैं बस ऑफिसर यू से पूछना चाहता था कि वह दोपहर की चाय के लिए कब फ्री हैं। लियू यिरान राष्ट्रपति जू के निर्देशों को भूली नहीं थी। उसे अपनी अच्छी दोस्त को मनाना पड़ा। यू यून ने कहा कि उसके पास समय है, फिर उसके लहजे में बदलाव आया। यिरान, मुझे कुछ खबर मिली है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या बात है? हमारे बहन जैसे रिश्ते को देखते हुए सीधे सीधे बता दो। क्या आप राष्ट्रपति जू के साथ हैं? मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। राष्ट्रपति जू जैसा व्यस्त व्यक्ति मेरे साथ कैसे हो सकता है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब है, क्या आपका रिश्ता अस्पष्ट है? यू यून ने संकोचपूर्वक पूछा। हा, ऑफिसर यू, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अरे, प्रेसिडेंट जू 50 साल के हैं। मेरी उम्र भी लगभग उनकी लिंगर के बराबर है। ऐसा कैसे हो सकता है? अधिकारी यू, आपको ये अफवाहें किसने बताईं? ये लोग मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। मैं इन्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। लियू यिरान ने हंसते हुए और गुस्से में कहा। ओह, यू यून एक पल के लिए अवाक रह गई। सचमुच, उसे इसके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। उनकी उम्र स्पष्ट रूप से एक कारक थी। अपनी अच्छी दोस्त के बारे में उसकी समझ से, वह ईमानदार, गुस्सैल स्वभाव की थी और किसी भी तरह की बकवास बर्दाश्त नहीं करती थी। वह जू हाओ के साथ कैसे जुड़ सकती थी? 950। और उसने कहा कि वह पुलिस स्टेशन के दफ्तर में थी, इसलिए यह और भी असंभव था। पुलिस अधिकारी के पेशे के प्रति लियू यिरान के आदर को देखते हुए, वह ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगी। मेरे पास एक और प्रश्न है।
आखिरकार लुओयान ने उसकी लिंग ए की जान बचाई थी, और अगर उसे पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाता तो ये बहुत बड़ी बात होती। यू यून ने दोबारा पूछा, यह उस व्यक्ति के बारे में है जिसे आप पिछली बार वापस लाए थे, जिसका नाम लुओयान है। मैंने सुना है कि उसे आपके पुलिस स्टेशन में बंद करके 2 दिन और 2 रात तक यातना दी गई। आखिर मामला क्या है? लियू ईरान की आंखों में एक झिलमिलाहट आई और उसने समझाया, मैंने वास्तव में उसे 2 दिन और 2 रातों तक हिरासत में रखा था, लेकिन यातना देने वाली बात पूरी तरह से झूठी है। ऑफिसर यू, आप उस आदमी की युद्ध क्षमता से भी वाकिफ हैं। उसने अकेले ही पूरे गिरोह का सामना किया। वहां दर्जनों हथियारबंद गुंडे थे और उसने अकेले ही उन सबको संभाल लिया। उसके वार बेरहम थे, हर वार किसी महत्वपूर्ण अन पर सटीक था। अगर उसे खुद को रोकना नहीं आता तो वे सभी लोग मर चुके होते। उसके निर्दयी तरीके मुझे विदेशों में मौजूद अंधकार में दुनिया के लोगों की याद दिलाते थे। इसलिए मैंने किसी को उससे पूछताछ करने के लिए कहा और उसे अच्छा खाना पीना देकर उसका अच्छे से ख्याल रखा। हम उसे यातना कैसे दे सकते थे? अगर हम किसी संदिग्ध को निजी तौर पर यातना देते हैं तो हमें दंडित किया जाएगा, भले ही वह संदिग्ध न हो, सिर्फ एक संदिग्ध ही क्यों न हो। वैसे आपको उस व्यक्ति से सावधान रहना होगा। मैंने 2 दिन तक लोगों से जांच करवाई, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। बहुत संभावना है कि वह उसी जगह का रहने वाला है। मैंने कुछ लोगों को चुपके से उसका पीछा करने के लिए लगाया था, लेकिन अधिकारी यू, आपको फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। वह व्यक्ति बहुत खतरनाक है। उसने फोन काट दिया। यू यून धीरे से अपनी लिंगर के करीब चली गई। उसने लुओ यान को सतर्कता से देखा। वह डार्क वर्ल्ड के बारे में जानती थी और इससे जुड़े कई मामलों को संभाल चुकी थी। वे निर्दयी अपराधी थे जो बिना पलक झपकाए हत्याएं करते थे। इस समय उसे लुओ यान द्वारा अकेले ही पूरी सेना का सामना करने की घटना भी याद आ गई। इस बड़ी बहन के बेटे ने जब पहली बार दौरा किया तो उसने भी कहा कि वह हाल ही में विदेश से लौटा है। अब उसे अपनी अच्छी दोस्त की बातों पर यकीन हो गया था। लुओ यान की 5 इंद्रियां तीव्र थीं। उसने दोनों महिलाओं के कहे हुए हर शब्द को सुना। इस समय वह स्तब्ध प्रतीत हो रहा था। वह अब भी पुलिस फ्लावर से अपनी बेगुनाही साबित करवाना चाहता था। किसे पता था कि वह न केवल जूहाओ के साथ अपने रिश्ते से इनकार करेगी बल्कि उसे प्रताड़ित करने से भी इनकार करेगी। इसके बजाय उसने उसी पर पलटवार कर दिया, ये कहते हुए कि वह अच्छा व्यक्ति नहीं था। अपनी छोटी चाची को सतर्कता से उसे घूरते हुए देखकर लुओ यान के दिल में मानो लाखों घास की चढ़ के घोड़े भगदड़ मचा रहे हों। उसने जल्दी से कहा, छोटी चाची, वह झूठ बोल रही है। वह और जूहाओ साथ हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगी। हालांकि यू यून को अब उस पर विश्वास नहीं रहा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन सभी वर्षों में आप विदेश में क्या कर रहे थे? लुओ यान अवाक रह गई। यू यून का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया और उसने भावहीनता से कहा, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। अगर और कोई बात नहीं है तो आप जा सकते हैं। उसकी छोटी चाची का रवैया अचानक बदल गया। लुओ यान ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा। इस समय तक उसकी छोटी चाची ने अपना मन बना लिया था। उसने जो कुछ भी कहा वह उपयोगी नहीं होगा। एक हताश आह भरते हुए लुओ यान निराश होकर चली गई। दूसरी ओर जूहाओ स्कूल पहुंचा। उन्हें अपनी लिंगर की खूबसूरत शिक्षिका लू वांग जुइंग मिली। दफ्तर में जूहाओ खूबसूरत शिक्षिका लू से विदेशी भाषा के पाठ पढ़ाने के लिए कह रहा था। उनका पूर्व छात्र जिया किंगगे अचानक अंदर आ गया। शिक्षक लू और छात्रा अंततः मिले। 165 लिंगर की शिक्षिका लू से विदेशी भाषा की शिक्षा के लिए पूछते समय अचानक एक छात्र अंदर आ जाता है। एक आजीवन यू परिवार से निकलने के बाद जूहाओ अपने निजी अंगरक्षक बाइलिंग की कार में बैठकर कंपनी की ओर चल पड़ा। मोडू विश्वविद्यालय के पास से गुजरते समय जूहाओ ने बाइलिंग को रुकने के लिए कहा। उन्होंने खूबसूरत शिक्षिका लू को कुछ समय से नहीं देखा था। उसने बाइलिंग से वांग जुइंग के अंगरक्षक की गतिविधियों के बारे में पूछताछ करने को कहा। ये जानकर कि वह अपने स्कूल के कार्यालय में है, जूहाओ ने बाइलिंग को स्कूल के अंदर गाड़ी चलाने के लिए कहा। 411 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। अगर जूहाओ किसी महिला को गर्भवती करना चाहता था तो एक खूबसूरत शिक्षिका लू उन चुनिंदा महिलाओं में से एक होती। इतने लंबे समय तक उसके साथ रहने के बाद भी वह अभी भी संवेदनशील और शर्मीली थी, बेहद सतर्क थी। जूहाओ को विशेष रूप से उसके साथ दफ्तर में रहना या उसे छोटे जंगल में ले जाना पसंद था। ये बहुत दिलचस्प लगा। क्या उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उन दोनों को एक साथ पकड़े जाने का खतरा था? जूहाओ सोच रहा था कि अगर वह गर्भवती हो जाती है तो उसे भावनात्मक रूप से कितना फायदा हो सकता है। और उनका रिश्ता, अगर उसकी जुड़वां बहन लिंगर को इसके बारे में पता होता तो ये बहुत दिलचस्प होता। अगर वांग जुइंग को जूहाओ के कई खतरनाक विचारों के बारे में पता होता तो वह निश्चित रूप से घर में ही छिप जाती और बाहर नहीं निकलती। कार्यालय में वहां केवल वांग जुइंग थी। दूसरे शिक्षक लू ने कक्षा समाप्त कर ली थी और चले गए थे। दरअसल उसके बाद वांग जुइंग की कोई क्लास नहीं थी, लेकिन वह बहुत समर्पित थी। क्लास खत्म होने के बाद वह अगले कुछ पाठों की तैयारी करती थी। बैंग बैंग, तभी दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ। वांग जुइंग व्यस्त प्रतीत हो रही थी और उसने सिर उठाए बिना ही जवाब दिया। क्लिक, दरवाजा खुला, फिर कुशलता से बंद हो गया। इतना सहज और स्वाभाविक। उसने सोचा कि यह शिक्षिका लू हैं जो वापस आ गई हैं क्योंकि वह कुछ पीछे छोड़ गई थी। वांग जुइंग ने ध्यान नहीं दिया, वह लिखने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। लेकिन जल्द ही एक परछाई ने उसकी दृष्टि अवरुद्ध कर दी। वांग जुइंग ने असमंजस में ऊपर देखा।
जू हाओ की आकृति नजर आने लगी। चेयरमैन जू, आप यहाँ क्यों हैं? वांग जुइंग ने आश्चर्य से पूछा। क्या आप मेरा स्वागत नहीं करते? जू हाओ ने अपनी कोमल और बेदाग ठुड्डी ऊपर उठाई। मुझे अभी भी कई विदेशी भाषाएं समझ में नहीं आती और मैं शिक्षक वांग से मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ। राष्ट्रपति जू, कृपया ऐसा न करें, ये कार्यालय का समय है। कार्यालय में सीखने का माहौल है। सुरुचिपूर्ण और गरिमा में सुंदर शिक्षिका लू अपनी छवि की परवाह किए बिना कार्यालय की मेज पर बैठी थी। उन्होंने जू हाओ को विदेशी भाषाएं शब्द दर शब्द सिखाईं। अचानक दरवाजा क्लिक करके खुल गया। तुरंत ही 6 आंखें मिली, आंखें चौड़ी करके घूर रही थीं। शिया किंगगे ने अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह भी काफी समय से जू हाओ के साथ थी। वह जू हाओ के चरित्र को बहुत अच्छी तरह जानती थी। इतनी खूबसूरत शिक्षिका वांग का संयमित रहना स्वाभाविक था। शिया किंगगे ने इस तथ्य को तुरंत स्वीकार कर लिया। हालांकि वांग जुइंग इसे स्वीकार नहीं कर सकी और लगभग बेहोश हो गई। वह इसे कैसे भूल सकती है? आज दोपहर में उनकी पूर्व सबसे होनहार छात्रा उनसे मिलने आई थी। अपनी छात्रा द्वारा इतनी शर्मनाक हालत में देखे जाने के बाद वांग जुइंग को ऐसा लगा जैसे वह मर ही जाएगी। जू हाओ की सतर्कता को देखते हुए वह निश्चित रूप से किसी को भी महत्वपूर्ण क्षण के दौरान उसे परेशान करने की अनुमति नहीं देगा। बाइलिंग और वांग जुइंग के अंगरक्षक बाहर पहरा दे रहे थे। बात सिर्फ इतनी सी है कि वे शिया किंगगे की पहचान जानते थे। शायद जू हाओ ने दुगना आनंद लेने के लिए उसे बुलाया था, इसलिए उन्होंने उसे नहीं रोका। इतना ही नहीं, जू हाओ को इन वफादार अधीनस्थों पर पूरा भरोसा था। अपनी तीव्र संवेदन क्षमता के बल पर उन्होंने कार्यालय के बाहर किसी के आने का आभास भी कर लिया। ये एक लड़की के हल्के कदमों की आहट थी। जू हाओ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना ध्यान अपने खुद के व्यवसाय पर केंद्रित किया। ये देखकर कि वह शिया किंगगे थी, उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने वांग जुइंग से कहा, शिक्षक वांग, बात यहाँ तक आ गई है, अगर आप नहीं चाहते कि हमारा अफेयर उजागर हो तो हमारे पास उसे इसमें घसीटने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस समय वांग जुइंग का मन उथल पुथल में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घबराहट, शर्म, डर, हर तरह की भावनाएं आपस में गुंथी हुई हैं। जू हाओ की बातें सुनकर वह एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। फिर उसने जू हाओ को धीरे धीरे शिया किंगगे की ओर बढ़ते हुए देखा। जू हाओ क्या करने वाला है, ये भांपते हुए जिया किंगगे की आंखें इधर उधर घूमने लगीं और उसके चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया। वह धीरे धीरे पीछे हटती गई। तुम क्या करने वाले हो? यहाँ मत आना, छोटी बच्ची, मुझे दोष मत दो, खुद को दोष दो क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा पता था। जू हाओ ने अपने किरदार के अनुरूप अभिनय किया और एक दुष्ट खलनायक की भूमिका को बखूबी निभाया। डिंग, वांग जुइंग शर्म से व्याकुल हो गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। डिंग, शिया किंगगे शरारती मस्ती से भरपूर थी। भावनात्मक मूल्य जोड़ 666। शिक्षक वांग, क्रोधित मत होइए। अंकल जू के साथ मिलकर आपको धोखा देने की गलती मेरी ही है। शिया किंगगे ने खूबसूरत टीचर लू की बाह में अपनी बाह लपेट ली और नखरे दिखाने लगी। वांग जुइंग ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और उसे अनदेखा कर दिया। उसने इस छात्र को बचाने के लिए जू हाओ की विभिन्न बेशर्म शर्तों को मान लिया था। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों पहले से ही साथ रह रहे थे। वे यहाँ उसके साथ अभिनय कर रहे थे। वांग जुइंग बहुत गुस्से में थी। ये दोनों बेहद दुष्ट थे। उन्होंने उसे इस बात की चिंता में डाल दिया कि जू हाओ अपने सबसे अच्छे छात्र के साथ कुछ ऐसा कर सकता है जिससे उनके रिश्ते का खुलासा न हो। वह बहुत चिंतित थी। खैर, वे सिर्फ साथ ही नहीं थे। 412 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। समय उसके समय से भी अधिक लंबा था। वह पहले से ही एक छोटे बच्चे के साथ गर्भवती थी। उसने इस छात्रा के लिए बहुत कुछ त्याग किया था, लेकिन किसे पता था कि बाद में वह जू हाओ के साथ मिलकर उसे परेशान करने की साजिश रचेगी। हालांकि उसने जू हाओ की कठोर शिक्षा के तहत उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। लेकिन वांग जुइंग अब भी नाखुश थी। क्या तुम जानबूझकर अभी अभी दफ्तर में आए थे, मुझे मूर्ख बनते देखने के लिए? वांग जुइंग ने जिया किंगगे को संदेह से देखा। बिल्कुल नहीं, जिया किंगगे ने अपना हाथ उठाया। क्या मैंने शिक्षक वांग से अपॉइंटमेंट नहीं लिया था? कौन जानता था कि अंदर आते ही मुझे ऐसा विस्फोटक दृश्य देखने को मिलेगा? ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। वांग जुइंग को ये सोचकर अभी भी दिल की धड़कन तेज महसूस हो रही थी और उसने तुरंत खुद को रोक लिया। फिर उसकी भौहें तन गईं। क्या आपको अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना नहीं आता? क्या यह मेरी गलती है? शिया किंगगे ने अपने हाथ फैला दिए। ठीक है जुइंग, ये हमारी गलती है। हमें तुम्हें धोखा देने के लिए मिलकर साजिश नहीं करनी चाहिए थी। कैसा रहेगा अगर मैं आपको खाना खिलाऊं? ये देखकर कि वांग जुइंग अभी भी जिया किंगगे से नाराज थी, जू हाओ ने मध्यस्थता करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। वाह शिक्षक लू, आज हमें अंकल जू को खूब लूटना चाहिए। वांग जुइंग ने मोहक अंदाज में अपनी सफेद आंखें घुमाईं। क्या अब भी आप जू हाओ को ठगना चाहते हैं? आप सचमुच ऐसा कह सकते हैं? उसकी संपत्ति करोड़ों में है, चाहे आप उसे कितना भी लूट लें, आप उसे लूट नहीं सकते, ठीक है? जू हाओ ने बात की और वांग जुइंग ने अपनी थोड़ी सी असंतुष्टि को एक तरफ रख दिया और अपना सामान पैक कर लिया। वे दोनों साथ में दफ्तर से बाहर निकले और जू हाओ की कार में बैठ गए। लुओ यान सड़क पर चल रही थी। वह बीच बीच में अपने पीछे चल रहे सादे कपड़ों वाले अधिकारी पर नजर डालता था। वह इस पीछा छुड़ाने के तरीके के बारे में सोच रहा था। आज वह जू हाओ से बेहद क्रोधित था।
उसने दरअसल उस पुलिस वाले के साथ मिलकर छोटी चाची को धोखा देने की साजिश रची थी। छोटी चाची को उससे आशंकित करना अक्षम्य था। सहन शक्ति की सीमा पार हो चुकी है अब, और सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे जू हाओ को ढूंढकर मामला सुलझाना होगा। लुओ यान की निगाहें तेज हो गईं। उसने एक जानी पहचानी कार को गुजरते देखा। क्या ये जू हाओ की कार नहीं है? मैं बस पीछा छुड़ाकर तुम्हें ढूंढने ही वाला था। तुम सीधे बंदूक की नली में चले गए। लुओ यान ने अपने कदम तेज किए, भीड़ में घुल मिल गया और गायब हो गया। सादे कपड़ों में एक पुलिस अधिकारी भीड़ में घुस गया। उसने दाएं बाएं देखा, लेकिन उसे लुओ यान की आकृति कहीं नहीं दिखी और वह सोचने पर मजबूर हो गया। वह अभी कुछ देर पहले यहीं था। अगले ही पल वह गायब क्यों हो जाता है? लुओ यान अब कहाँ है? वह जू हाओ की कार का पीछा कर रहा था और एक निजी रेस्तरां में पहुंचा। गाड़ी प्रवेश द्वार पर रुक गई। लुओ यान ने छिपकर सब कुछ देखने की योजना बनाई थी। वह जू हाओ पर तब हमला करता जब आसपास कोई नहीं होता। हालांकि एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। उसने देखा कि जू हाओ का बॉडीगार्ड ड्राइवर कार से बाहर निकला और जू हाओ के लिए कार का दरवाजा खोला। जू हाओ के बाहर निकलने के बाद फिर एक सुरुचिपूर्ण और बुद्धिमान खूबसूरत महिला बाहर निकली। बात यहीं खत्म नहीं हुई, एक और चंचल और अच्छे व्यवहार वाली छोटी सी खूबसूरत महिला बाहर निकली। इन दोनों महिलाओं का स्वभाव, रूप, रंग और कद काठी छोटी चाची और यान वू मेई से किसी भी तरह कमतर नहीं थी। लुओ यान की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। जू हाओ का उस खूबसूरत पुलिस फूल के साथ कुछ न कुछ अफेयर चल रहा था। ये दोनों खूबसूरत महिलाएं, एक लंबी और एक छोटी, भी जू हाओ की पत्नियां थीं। ऐसा क्यों कहा? वह दोनों खूबसूरत महिलाओं के चेहरों के भावों से समझ गया था। दोनों महिलाओं की भौहों में जुनून की झलक दिखाई दे रही थी। स्पष्टतः अभी अभी उनके बीच कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और यह सब एक ही समय में दोनों खूबसूरत महिलाओं के साथ हुआ। रुको, उसने क्या सुना? उस छोटी खूबसूरत महिला ने उस बड़ी खूबसूरत महिला को टीचर कहा। तो वे दोनों खूबसूरत महिलाएं गुरु और शिष्या भी थीं। ईर्ष्या की ज्वालाएं भयंकर रूप से भड़क उठीं। पहले एक पुलिस अधिकारी, अब एक शिक्षक और छात्र। धिक्कार है। जू हाओ मर क्यों नहीं जाता? डिंग। लुओ यान की कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं। भावनात्मक मूल्य जोड़ 999। टीचर लू, शर्माए मत, ये तो बस साथ में खाना खाना है, इसमें कुछ खास नहीं है। जू हाओ के साथ भोजन करते समय जिया किंगगे संयमित और स्वाभाविक प्रतीत हुई। उसने कुछ हद तक संकोची वांग जुइंग को सांत्वना देने की भी कोशिश की। वांग जुइंग अवाक रह गई। और यह कुछ भी नहीं है। एक शिक्षक के रूप में एक छात्र के पिता के साथ होना काफी शर्मनाक था। अब एक छात्र भी उनके साथ जुड़ गया था। ये नैतिक रूप से पूरी तरह भ्रष्ट था। अगर किसी को उनके रिश्ते के बारे में पता चल जाए। वांग जुइंग को ऐसा लगा जैसे वह खुद एक गड्ढा खोदकर उसमें कूद सकती है। शिया किंगगे उसे घसीटकर प्राइवेट रेस्टोरेंट में ले गई। सौभाग्यवश जू हाओ ने एक निजी कमरा बुक कर रखा था। इससे दूसरों को उन्हें देखने और उनके रिश्ते के बारे में पता चलने से रोका जा सका। फिर भी कर्मचारियों की अजीबोगरीब निगाहें अब भी उसे बहुत असहज कर रही थीं। जिया किंगे ने कहा कि वह जू हाओ को भगाना चाहती थी। लेकिन असल में जब वे रेस्टोरेंट पहुंचे तो जू हाओ ने फिर भी व्यंजन ऑर्डर किए। 413 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। जू हाओ को व्यंजन ऑर्डर करने की आदत नहीं थी। उन्होंने सीधे सर्वोत्तम विशिष्टताओं वाली एक मेज का आदेश दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह इसे खत्म कर पाता था या नहीं। मकसद तो अलग अलग स्वादों को चखना था, जिससे ये साबित हो सके कि उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। भोजन 2 घंटे से अधिक समय तक चला। क्योंकि वे एक निजी कमरे में थे, इसलिए लुओ यान को पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है और वह ज्यादा सोचने लगी। जू हाओ और 2 खूबसूरत महिलाएं इतने लंबे समय तक एक ही कमरे में ठहरे रहे। वे क्या कर रहे होंगे? एक मूर्ख भी यह बात जानता होगा। उनकी भावनात्मक कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। बहुत प्रतीक्षा के बाद वे अंततः प्रकट हुए। अंततः जू हाओ उन दोनों खूबसूरत महिलाओं को प्राइवेट रेस्टोरेंट से बाहर ले गया। अंधेरे में लुओ यान को देखकर उसने उपहास किया। वह इस आदमी को सबक सिखाने की भी योजना बना रहा था, ताकि वह उसकी आगामी योजनाओं में बाधा न डाल सके। इसलिए उन्होंने दोनों महिलाओं के अंगरक्षकों को वांग जुइंग और जिया किंगगे को वापस ले जाने के लिए कहा। वह खुद बाय लिंग की कार में बैठा और सीधे घर चला गया। लुओ यान बेशक चुपके से उनके पीछे पीछे गई। उसने सोचा था कि आज रात जू हाओ उन 2 खूबसूरत महिलाओं के साथ होगा। ऐसे में उसके लिए कोई कदम उठाना मुश्किल होगा। हो सकता है कि जब वे तीनों एक साथ कुछ कर रहे हों तो उसे बाहर पहरा भी देना पड़े। उन तीनों की बातें पूरी रात सुनने के बारे में सोचना ही किसी यातना से कम नहीं था। कार मुख्य सड़कों से होते हुए हलचल भरे शहर से गुजरी और एक शांत रास्ते में प्रवेश कर गई। लुओ यान ने देखा कि समय आ गया है। उसने अपने कदम तेज किए और पलक झपकते ही कार के सामने आ गया। वह थोड़ी दूरी पर जाकर रुक गया। जैसे ही उसने ठंडे स्वर में आती हुई कार को देखा, उसके शरीर से हत्या करने का इरादा उमड़ पड़ा। वहां आसपास कोई नहीं था और न ही कोई निगरानी कैमरा था। लुओ यान द्वारा पिछले कुछ दिनों से दबाए गए सारे दबाव इस क्षण पूरी तरह से मुक्त हो गए, बिना किसी संकोच के। भले ही जू हाओ की पहचान के कारण वह उसे मार न सके। वह उसे मार नहीं सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो उसे निश्चित रूप से देश से निष्कासित कर दिया जाएगा। उनका मिशन भी विफल हो जाएगा। सिर्फ एक जू हाओ से निपटना फायदेमंद नहीं था। इसलिए उसने जू हाओ को एक गहरा सबक सिखाने की योजना बनाई।
उसने उसे छोटे काले कमरे में बुरी तरह प्रताड़ित किया। अगर जू हाओ आधे साल तक अस्पताल में भर्ती नहीं रहता तो उसका नाम लुओ नहीं होता। मास्टर बाइलिंग, जो गाड़ी चला रही थी, ने लुओ यान को सड़क रोकते हुए देखा और उसकी आंखों में भी हत्या का इरादा दिखाई दिया। लेकिन फिर भी उसने जू हाओ से पूछा। जू हाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ शांत भाव से बात की। उसे कुचल दो। बाइलिंग बहुत आज्ञाकारी थी और उसने एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबा दिया। शुरुआती 100 किलोमीटर घंटा की गति तेजी से बढ़कर 300 किलोमीटर घंटा से अधिक हो गई। वह सड़क रोके खड़ी लुओ यान से बुरी तरह टकरा गई। लुओ यान सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। वह जू हाओ के कार रोकने और उससे लड़ने के लिए बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। अचानक ही कार की रफ्तार बढ़ गई और वह उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। लुओ यान ने उपहास किया। क्या उसे लगा कि वह इस तरीके से उसे वापस लौटने के लिए मजबूर कर सकता है? उसने उसे बहुत कम आंका। लुओ यान ने न तो बचाव किया और न ही पीछे हटा। उसका शरीर थोड़ा सा धंस गया और जहां उसके पैर थे वहां जमीन पर हल्की दरारें दिखाई देने लगीं। मानो एक ही स्थान पर जड़वत जम गया हो। वह एक ग्रैंड मास्टर थे। उनका शारीरिक गठन आश्चर्यजनक था और उनमें आंतरिक हुआ शक्ति मौजूद थी। जब कार उसे टक्कर मारेगी तो न केवल वह ठीक हो जाएगा बल्कि कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगी। कार में बैठा जू हाओ उसी स्तर पर था, इसलिए वह ठीक रहेगा। लेकिन ड्राइवर और बॉडीगार्ड शायद इतने भाग्यशाली न हों। कार और करीब आ गई। 10 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर, बूम! लुओ यान को ऐसा लगा जैसे उसे किसी टैंक ने टक्कर मार दी हो, और वह भी 300 किलोमीटर घंटे से अधिक की रफ्तार से चल रहे टैंक ने। पलक झपकते ही वह धनुष से छूटे तीर की तरह दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। बुलेट प्रूफ कार। हवा में रहते हुए ही लुओ यान की पुतलियां चौड़ी हो गईं। उसके दांत भींचते हुए 3 शब्द निकले। उनके निर्णय के अनुसार यह कोई साधारण बुलेट प्रूफ कार नहीं थी। ये और भी कठिन था। लुओ यान ने मन ही मन खुद को कोसा। धिक्कार है। शहर में बुलेट प्रूफ कार चलाना पहले से ही बहुत ही अजीब था। इसे मॉडिफाई भी किया गया था। ये जू हाओ की गलतफहमी थी। उनका किसी भी बुलेट प्रूफ कार में बदलाव करने का कोई इरादा नहीं था। कार को सिस्टम से निकाला गया था। सभी पहलुओं में इसका प्रदर्शन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। जमीन पर बुरी तरह गिरने के बावजूद लुओ यान जड़त्व के कारण जमीन पर नहीं फिसली। इसके बजाय उसने अपनी आंतरिक हुआ शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर को जबरदस्ती रोक दिया। वह काप मछली की तरह उछलकर खड़ा हो गया, कार को दोबारा आते हुए देखकर जो उसे टक्कर मारने ही वाली थी। लुओ यान ने इस बार अकड़ दिखाने और मार खाने की हिम्मत नहीं की। वह झट से एक तरफ हट गया। उसने सोचा कि जू हाओ बस यूं ही भाग गया था। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। थोड़ी दूर चलने के बाद कार रुक गई। वह जू हाओ से हिसाब बराबर करना चाहता था और जू हाओ भी उससे निपटना चाहता था। लुओ यान के आसपास होने से उसकी आगे की योजनाओं पर असर पड़ेगा। जू हाओ ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उसने बिखरे बालों वाली लुओ यान को शरारती भाव से देखा। रुक गया। 414 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। इस बैठक विधि के बारे में क्या ख्याल है? ये काफी नवीन है ना? लुओ यान के होंठ फड़क उठे। ये किस प्रकार की नवीन बैठक पद्धति है? एक मॉडिफाइड बुलेट प्रूफ कार से टकराने का अनुभव करके देखिए। डिंग! लुओ यान गुस्से में है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 987। खुद को संभालते हुए लुओ यान ने उस पर झपटने और उसे मुक्का मारने की इच्छा को दबा लिया। उसने ठंडे भाव से जू हाओ की ओर देखा। जू हाओ, स्वर्ग एक मार्ग के अपने चक्र होते हैं। अब समय आ गया है कि हम यान वुमेई के साथ तुम्हारे इश्कबाजी करने, मुझे सताने के लिए लोगों को ढूंढने और मेरी छोटी चाची और झाओ लिंगर को धोखा देने का हिसाब चुकता करें। ओह! जू हाओ ने बस इतना कहा। ओह! क्या आप छोटे काले कमरे में बंद होने की बात कर रहे हैं? ये सच है कि मैंने लियू ईरान से ऐसा करवाया था। कैसा रहा? अच्छा नहीं लगा? जू हाओ को देखकर, जिसका चेहरा चंचल था और जो अपने पहले के सौम्य और परिष्कृत व्यवहार से बिल्कुल अलग था, लुओ यान की आंखें ठंडी हो गईं, उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं और उसके भीतर हत्या का इरादा हल्का सा उभर आया। तभी अचानक एक काला बादल छा गया, जिससे ऊपर की चांदनी छिप गई। रात की हवा सरसरा रही थी। हत्या के लिए एक अंधेरी और तूफानी रात। हालांकि जू हाओ ने अचानक अपना लहजा बदल दिया। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने यान वुमेई के साथ छेड़छाड़ की? मैं तो बस उसे हाथ से हाथ मिलाकर मार्शल आर्ट सिखा रहा था। और तुम्हारी किस आंख ने मुझे तुम्हारी छोटी चाची और लिंगर को धोखा देते हुए देखा? लुओ यान की आंखों में हत्या का इरादा लगभग दृढ़ हो चुका था। उसने कड़वाहट से कहा, दिखावा करना बंद करो। क्या तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि तुम उनके पीछे नहीं थे? तुम उन्हें बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। सचमुच? जू हाओ ने सिर हिलाया, फिर अचानक मुस्कुराया। तुम्हारी छोटी चाची और लिंगर। 166 माँ और बेटी पर हमला। असुरक्षित। भूमिगत रानी के खिलाफ साजिश। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यान वुमेई एक लोमड़ी की आत्मा की तरह है, उसे सबक सिखाने की जरूरत है। तुम्हारी छोटी चाची एक कानूनी रानी है, उसे जीतना निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प होगा, और वह छोटी लोली। जू हाओ को यान वुमेई के पीछे पड़ने की बात खुद स्वीकार करते हुए देखकर, और साथ ही अपनी सुंदर और कुलीन छोटी चाची पर हमला करने की योजना भी बना रहा था। यहां तक कि छोटी चाची के लिंगर को भी नहीं बख्शा गया। लुओ यान अब और संयम नहीं रख सकी। उसकी मुट्ठियां और भी कसती गईं, और उसके माथे की नसें फड़कने लगीं। उसने दांत पीसते हुए 3 शब्द कहे। तुम मौत को बुला रहे हो? उसने जमीन पर जोर से पैर पटका। कठोर डामर की सड़क में एक छोटा सा गड्ढा बनाना।
इससे पता चलता है कि इस समय लुओ यान कितनी क्रोधित थी। अगले ही पल वह एक परछाई में बदल गया, जू हाओ को जान से मारने के लिए सीधे उसकी ओर धावा बोलते हुए। लुओ यान अंधाधुंध आवेग में नहीं था, न ही उसने अपने प्रतिद्वंदी को कम आंका। उसने एक माहिर हत्यारे की तरह चलने फिरने की तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी आकृति भूत जैसी थी। काले बादलों ने चांदनी को ढक लिया था, जिससे उसकी आकृति को देखना और भी मुश्किल हो गया था। जू हाओ ने अपनी आभा प्रकट नहीं की थी और न ही लुओ यान ने उसे कोई हरकत करते देखा था। लेकिन इस तथ्य से कि वह उसकी दमनकारी आभा से अप्रभावित था, यह निश्चित रूप से स्पष्ट था कि वह हुआ शक्ति के स्तर पर था। वह भी शायद उसी की तरह हुआ जिनमें हो सकता है। उससे अधिक शक्तिशाली होने की बात तो लुओ यान ने कभी सोची भी नहीं थी। उन्होंने जू हाओ की जांच की थी। शून्य से शुरुआत करते हुए उन्होंने आज करोड़ों डॉलर का बाजार मूल्य स्थापित कर लिया है। वह हमेशा काम में व्यस्त रहता था। हुआ शक्ति तक पहुंचना ही अपने आप में एक चमत्कार था। वह उससे अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये जानना जरूरी है कि अंधकार में संसार में उसे लगभग हर दिन युद्धों का सामना करना पड़ता था। और वह अभी अभी हुआ जिन तक ही पहुंचा था। जू हाओ उससे अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? डिंग, लुओ यान गुस्से से उबल रही है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 987। लुओ यान का सामना करते हुए जो उस पर हमला कर रहा था। जू हाओ वहां अविचलित खड़ा रहा। उसने अपने सामने खड़ी बाइलिंग को पीछे हटने का इशारा किया। बाइलिंग शर्मिंदगी महसूस करते हुए एक तरफ खड़ी थी। उसकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी। एक ग्रैंड मास्टर का सामना करते हुए वह न केवल अपने मास्टर की रक्षा नहीं कर सकती थी, बल्कि उसे अपने मास्टर की रक्षा की भी आवश्यकता थी। बाइलिंग की आंखें झपकी। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन उसकी निगाहें उस दृश्य पर टिकी हुई थीं। जब भी जू हाओ खतरे में होता, वह उसकी रक्षा के लिए आगे आती, भले ही इसका मतलब उसकी मौत ही क्यों न हो। जू हाओ ने इस नायक से इतनी बातें इसलिए की ताकि वह भावनात्मक मूल्य प्राप्त कर सके। देखा, भावना मूल्य लगातार बढ़ रहा था। इससे पता चलता है कि यह कितना प्रभावी था। इसके अलावा वे शब्द नायक की मानसिकता को भी प्रभावित कर सकते हैं। वह कोई कदम उठाते समय अपनी कमियों को उजागर कर देता था। हालांकि यह पूरी तरह से आवश्यक नहीं था। उसकी ताकत इतनी थी कि वह नायक को पूरी तरह से कुचल सकता था। लेकिन यह एक अनुभवी योजनाकार की सावधानी का नतीजा था। वह इस एकीकृत दुनिया में अधिक समय तक जीना चाहता था। हर जगह नायकों की मौजूदगी के बीच एक नियति के खलनायक के रूप में वह अत्यधिक सतर्क नहीं रह सकता था। जहां तक लुओ यान द्वारा उन नायिकाओं के बीच अपनी बात फैलाने और उन्हें सतर्क करने की बात है, इस पर कौन विश्वास करेगा? उन्हें एक एक करके जीतते हुए देखने के अलावा नायक के पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। अंततः इसका कारण यह था कि उसकी ताकत बढ़ गई थी, जिससे वह थोड़ा और दबंग तरीके से व्यवहार करने में सक्षम हो गया था। उसे पहले की तरह डरपोक और सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी। ये सारे विचार पलक झपकते ही उसके दिमाग में कौंध गए। किसी अज्ञात समय पर लुओ यान की प्रेत जैसी आकृति उसके पीछे प्रकट हो चुकी थी। 415 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। उसने उसकी पीठ पर जोर से घूंसा मारा। हालांकि लुओ यान के आश्चर्य के लिए उसका मुक्का निशाने से चूक गया। उसने अपने सामने जू हाओ की आकृति को क्षण भर के लिए चमकते हुए देखा, फिर गायब हो जाओ। उसकी गति लुओ यान से भी तेज थी। ये गति तकनीक। लुओ यान भयभीत हो गया। उसने सोचा था कि उसकी गति डार्क वर्ल्ड में पहले से ही शीर्ष स्तर की है। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जू हाओ की चाल की तकनीक और भी अधिक शक्तिशाली होगी। आखिर यह व्यक्ति स्वनिर्मित व्यवसायी कैसे हो सकता था? अगर कोई उससे कहता कि जू हाओ अंधकार लोक का कोई पुराना राक्षस है, तो लुओ यान इस बात पर विश्वास कर लेता। एक ही समय पर उसने जू हाओ के चारों ओर व्याप्त आभा को भी महसूस किया। हुआ जिन, लुओ यान का मन व्याकुल हो गया। यह ऐसा था मानो कोई उल्कापिंड समुद्र में गिर गया हो, जिससे भयंकर लहरें उठ रही हों। एक मेहनती, व्यस्त और निरंतर काम करने वाला धनी व्यक्ति। दरअसल वह हुआ जिन विद्या का विशेषज्ञ था। वह लुओ यान से भी अधिक शक्तिशाली था, जो एक शीर्ष हत्यारा था और एक दशक से अधिक समय से डार्क वर्ल्ड में संघर्ष कर रहा था। क्या वह पागल था, या ये दुनिया पागल थी? अपने सदमे से उबरते हुए उसने पाया कि जू हाओ उसके बगल में प्रकट हुआ है, और लुओ यान ने अपने मुक्के की दिशा बदल दी। अपने पिछले हत्या के अनुभवों के आधार पर उसने जू हाओ के भागने का रास्ता रोक दिया। एक विचित्र और पेचीदा कोण के साथ उसने जू हाओ की ओर मुक्का मारा। वूश! हालांकि जू हाओ ने उसकी आशंका का अनुमान लगा लिया। उसने आसानी से हमले को चकमा दे दिया। कई और लगातार हमलों के बाद लुओ यान को इस तथ्य को स्वीकार करना ही पड़ा। जू हाओ की चाल ढाल की तकनीक एक शीर्ष हत्यारे होने के बावजूद उससे कहीं अधिक कुशल थी। कई हमलों के बाद वह अपने कपड़ों के एक कोने को भी छू नहीं पा रहा था। लुओ यान का दिल बुरी तरह डूब गया। वह जानता था कि आज का दिन इसके लिए उपयुक्त नहीं है। जू हाओ की ताकत उससे कहीं अधिक थी और उसकी चलने की गति भी तेज थी। अब वह जू हाओ को सबक कैसे सिखा सकता था? उसे खुद ही सबक मिलने की संभावना अधिक थी। लुओ यान उन लोगों में से नहीं थी जो बातों पर ज्यादा ध्यान देती थी। वह हत्यारे के इस सिद्धांत को भलीभांति समझता था, यदि एक बार चूक जाए तो 1000 मील पीछे हट जाओ। उसने वहां से चले जाने को ही सबसे अच्छी रणनीति माना। बदला तो बाद में भी लिया जा सकता है। वह भी बहुत छोटा था और उसमें सुधार की काफी गुंजाइश थी। जू हाओ की उम्र पहले से ही 50 वर्ष थी और उसकी शक्ति उससे केवल एक मामूली स्तर अधिक थी। वह देर सवेर उसे पीछे छोड़ देगा, तब बदला लेने में देर नहीं होगी।
हालांकि वह जाना चाहता था, लेकिन क्या जू हाउ ने उसे जाने दिया? एक पल में ही वह लुओ यान के बगल में प्रकट हो गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि लुओ यान को प्रतिक्रिया देने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। ईश्वर स्तरीय ताई ची। उसने लुओ यान के एक एक्यू पॉइंट पर जोर से मुक्का मारा। उनकी ग्रैंड मास्टर मेडिकल स्किल ने उन्हें मानव एक्यू पॉइंट से परिचित कराया और हमले के साथ मिलकर घातकता में काफी वृद्धि हुई। लुओ यान एक बार फिर दर्जनों मीटर दूर जा गिरी और जमीन पर जोर से जा गिरी। उसने कठोर डामर की सड़क पर मानव आकृति का एक गड्ढा बना दिया। लेकिन इस बार उनमें जल्दी से उठने की ताकत नहीं थी। गड्ढे में गिरने के बावजूद वह बल अभी भी कम नहीं हुआ था और वह 10 मीटर से अधिक दूर तक जमीन पर घिसटता चला गया। जू हाउ के मुके से लुओ यान का शरीर क्षतिग्रस्त हो गया। उसकी त्वचा खुरदरी डामर की सड़क से रगड़ खा गई, जिससे एक गहरा खून का निशान बन गया। यह एक ग्रैंड मास्टर की विनाशकारी शक्ति थी। यही कारण था कि जब जू हाउ पहले लिटिल लोली और लिटिल आंटी के साथ था, तब उसने लुओ यान पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे संपार्श्विक क्षति का डर था। दरअसल इसे अभी भी अच्छा ही माना जाता था। दोनों के बीच कोई सीधी टक्कर नहीं हुई। जू हाउ ने सिर्फ एक ही मुक्का मारा था। यदि वे वास्तव में बराबरी के मुकाबले के होते, डामर की सड़क का यह हिस्सा उन दोनों के द्वारा नष्ट कर दिया गया होता। लुओ यान खून के एक तालाब में पड़ा था। उसकी उंगलियां थोड़ी थोड़ी फड़क रही थीं। उसने अपने आंतरिक अंगों में हो रहे तीव्र दर्द और पीठ पर हो रही जलन को सहन किया। उसने खुद को सहारा देने के लिए संघर्ष किया। पफ! जैसे ही वह उठने वाला था, उसके शरीर के भीतर से एक चीरने वाला दर्द आया। उसके आंतरिक अंग मरोड़ उठे। मुंह भर खून बाहर निकल आया। उसके शरीर का संतुलन भी बिगड़ गया। धड़ाम की आवाज के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। लुओ यान ने आकाश की ओर खाली निगाहों से देखा। तभी काले बादल छंट गए और चांदनी फिर से चमकने लगी। वह उसके पीले पड़े चेहरे पर गिरा। उसकी आंखें बेजान और निर्जीव थीं। जू हाउ के मुके ने उसकी मानसिक स्थिति को चकनाचूर कर दिया था। उसका दिल काफी देर तक बेचैन रहा। जू हाउ इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या ये सचमुच हुआजिन ही था? उन्हें लगा कि हुआजिन शिखर शायद इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना? उसकी असली ताकत कितनी थी? क्या वह वाकई यान वुमेई और छोटी चाची और उनकी बेटी की रक्षा कर सकता था? डिंग! लुओ यान को निराशा महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1000। लुओ यान की ओर एक नजर डालते हुए, जो एक मरे हुए कुत्ते की तरह दिख रही थी, जू हाउ ने हाथ हिलाकर बाय लिंग को घर जाने का इशारा किया। रुक गया। 416 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। उसने वह मुक्का सह लिया। लुओ यान कुछ समय तक कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पाएगी। उसे बस घर पर आज्ञाकारी होकर लेट जाना चाहिए। इस दौरान कई चीजें घटित हो सकती हैं। जब तक वह बाहर आता, यान वुमेई, वह लोमड़ी की आत्मा, लगभग निश्चित रूप से उसके वश में हो चुकी होती। जी हाँ, यही कारण था कि जू हाउ ने लुओ यान पर हमला किया था। उसने यान वुमेई पर डोरे डालने की योजना बनाई थी। लुओ यान को सबक न सिखाने से उसकी योजना पर असर पड़ेगा। उस मनमोहक महिला मुख्य किरदार यान वुमेई की बात करें तो पिछली बार जब वह उनसे मार्गदर्शन लेने आई थी, तब से ही सब कुछ बदल गया है। व्यवहारिक शिक्षण। परमानंद की अवस्था में उत्तेजित होने के बाद वह कई दिनों तक उसे ढूंढने नहीं आई थी। इसका मतलब यह था कि वह उससे सावधान होने लगी थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जू हाउ ने अपनी दोस्त और गुरु, लोमड़ी की आत्मा लिंगर के लिए पहले से ही एक योजना बना रखी थी। बाय लिंग ने हमेशा की तरह जू हाउ के लिए कार का दरवाजा नहीं खोला। इसके बजाय वह उसके सामने आए और एक घुटने पर बैठ गई। गुरुजी, कृपया मुझे असीमित स्थान पर भेज दीजिए। बायलिंग की शक्ति बहुत कमजोर है, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकती। उसकी आवाज शर्म से भरी हुई थी। उसने दृढ़ निश्चय के साथ अपना भाषण समाप्त किया। बायलिंग ने अपना सिर नीचे कर लिया। जू हाउ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। आज हुई घटनाओं को देखते हुए बायलिंग वाकई पिछड़ रही थी। हुआ जिनकी तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक सामान्य हुआ स्ट्रेंथ अभ्यासी भी बायलिंग उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। अंगरक्षकों को बदलें। उसके मन में उन हुआ जिनके मृत सैनिकों की तस्वीरें कौंध गईं, कोई भी उपयुक्त नहीं था। फिलहाल इसे ऐसे ही रहने दीजिए। वह तब तक इंतजार करेगा जब तक उसे बाद में कोई उपयुक्त व्यक्ति न मिल जाए। जू हाउ ने बाय लिंग को उठने को कहा। जू हाउ के इस पर विचार करने के लिए सहमत होने की बात सुनकर बाय लिंग ने राहत की सांस ली। गुरु की रक्षा करना उनके लिए सम्मान की बात थी, लेकिन शक्तिहीन होने और उसकी रक्षा करने में असमर्थ होने के कारण उसे और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। बाय लिंग कार चला रही थी। जू हाउ पिछली सीट पर बैठा था और यान वुमेई को वश में करने के तरीके के बारे में सोच रहा था। एक डिंग की आवाज के साथ एक मैसेज नोटिफिकेशन की घंटी बजी। बाय लिंग ने संदेश की सामग्री पर एक नजर डाली। फिर इसकी सूचना जू हाउ को दी गई। गुरुजी, आपके द्वारा भेजे गए लोग आ चुके हैं, तो फिर उन्हें अपना अभियान शुरू करने दीजिए। जू हाउ ने उदासीनता से आदेश दिया। उन्होंने अपनी संस्था लिमिटलेस को डार्क फोर्स पीक के 2 विशेषज्ञों को बुलाने का काम सौंपा। उद्देश्य था, स्वाभाविक रूप से, यान वुमेई पर दबाव डालना। क्या यान वुमेई उससे डरती नहीं थी और इसलिए उसने उससे मार्शल आर्ट का मार्गदर्शन लेना बंद कर दिया था? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी ताकत बढ़ गई थी, जिससे उसे अन्य 2 प्रमुख शक्तियों से निपटने की क्षमता मिल गई थी। अगर उस पर कोई दबाव नहीं होता, तो वह उस पर दबाव पैदा कर देता, उसे उसके पास आने के लिए मजबूर करना। जू हाउ ने उन दोनों व्यक्तियों को 3 प्रमुख भूमिगत बलों में से अन्य 2 में घुसपैठ करने का काम सौंपा था।
पिछले 6 महीनों में दोनों ताकतों ने यान वुमेई के रेड रोज को बुरी तरह से दबाने के लिए सहयोग किया था। जू हाओ की मदद से यान वुमेई की शक्ति डार्क एनर्जी अंतिम चरण तक बढ़ गई थी। अब वह दोनों ताकतों का आसानी से मुकाबला करने में सक्षम थी। यान वुमेई वर्तमान में अन्य 2 शक्तियों के साथ संतुलन बनाए हुए थी। इन दोनों व्यक्तियों को शामिल करने का उद्देश्य उस संतुलन को बिगाड़ना था। यान वुमेई को खतरा महसूस कराने के लिए जब वह दस्तक देगी तब इस महिला किरदार को जीतने का सही समय होगा। अंत में उसने जिन 2 लोगों को भेजा था वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। वह महिला मुख्य अभिनेत्री को यह नहीं बताना चाहता था कि वह पर्दे के पीछे से व्यवस्थाएं कर रहा है। जैसे जैसे लिमिटलेस का विस्तार हुआ, अपने काम करने के तरीके का पालन करते हुए उसने कई लोगों को मार डाला और कुछ को वश में भी कर लिया। हालांकि वे केवल बाहरी सदस्य ही हो सकते थे। मुख्य सदस्य वे सभी मृत सैनिक थे जिन्हें जू हाओ ने चुना था। इन बाहरी सदस्यों में से यह अपरिहार्य था कि कुछ लोग विद्रोही प्रवृत्तियों के साथ मजबूर हो गए थे। जू हाओ को जो 2 लोग मिले वे ठीक वही लोग थे। इसलिए उसने उन्हें मोहरों की तरह इस्तेमाल किया और इस्तेमाल होने के बाद बिना किसी दुख के उन्हें त्याग दिया। एक विला हॉल में 1 दर्जन से अधिक लोग एक दूसरे के सामने बैठे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा और माहौल कुछ हद तक घुटन भरा था। मेज के शीर्ष पर बैठे एक हटे कट्टे शक्तिशाली अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। आइए हम सब अपनी राय रखें। रेड रोज से कैसे निपटा जाए? आखिर यह शंघाई की 3 सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है। बातियान बैंक के साथ गठबंधन करना पहले से ही काफी शर्मनाक है। अगर हम फिर भी रेड रोज को नहीं हरा पाए तो किंगलोंग तांग का चेहरा कहां होगा? ये सही है। शंघाई की 3 प्रमुख शक्तियों में से एक किंगलोंग तांग की एक उच्च स्तरीय बैठक हॉल में आयोजित की जा रही थी। उन्होंने 3 प्रमुख शक्तियों में से एक बातियान बैंक के साथ गठबंधन किया था, जिसका मूल उद्देश्य रेड रोज की समस्या को शीघ्रता से हल करना था। फिर दोनों पक्ष ये तय करने के लिए लड़ेंगे कि शंघाई की भूमिगत ताकतों का सरगना कौन है। हालांकि 6 महीने बीत चुके थे और कोई प्रगति नहीं हुई थी। किंगलोंग तांग के एक उच्च पदस्थ सदस्य खड़े हुए और बोले, दरअसल हमारी तीनों सेनाओं की ताकत लगभग बराबर है। इतने लंबे समय तक रेड रोज को न हरा पाने का कारण यह है कि हम और बातियान बैंक एक दूसरे से सावधान रहते हैं और हमने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। हम बातियान बैंक के साथ रेड रोज पर पूरी तरह से हमला करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और 1 महीने तक कोई भी पक्ष दूसरे पर हमला नहीं कर सकता। उनके सुझाव को सुनकर हॉल में मौजूद कई उच्च पदस्थ अधिकारियों ने सहमति में सिर हिलाया। रेड रोज से निपटने के दौरान वास्तव में दोनों ही ताकतों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें डर था कि रेड रोज के साथ पारस्परिक रूप से विनाशकारी संघर्ष के बाद दूसरी शक्ति को फायदा मिल जाएगा। बातियान बैंक को भी स्पष्ट रूप से यही चिंता थी। इसी वजह से रेड रोज अब तक टिके रहने में कामयाब रही थी। किसी ने असहमति व्यक्त करते हुए खड़े होकर कहा, रेड रोज पर पूरी तरह से हमला करने के लिए बातियान बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना, ये पहले शायद काम कर गया होगा, लेकिन अब ये कुछ हद तक अनुपयुक्त है। रेड रोज की यान वुमेई पहले ही डार्क एनर्जी अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। कौन उससे सीधे मुकाबले की हिम्मत करेगा? अगर वह परिणामों की परवाह न करते हुए किसी एक ताकत से जान की बाजी लगाकर लड़ने का फैसला कर ले तो क्या होगा? उसे कौन रोक सकता है? 417 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। उस समय तथाकथित सहयोगी न केवल मदद करने से इनकार करते थे, बल्कि जब हम मुश्किल में थे तब हमें और भी परेशान करते थे। समझौते की वकालत करने वाले व्यक्ति ने पलटवार किया। हम यान वुमेई की मदद करने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ जानलेवा लड़ाई लड़ रही हो। हे तथाकथित समझौता तो बस कागज का एक बेकार टुकड़ा है। जब बात सचमुच किसी के अपने हितों की हो तो भला इनकी परवाह कौन करेगा? दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हुए बहस की और विवाद जारी रहा। किसी ने आह भरी, अफसोस, अंत में हमारी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। काश हमारे पास भी डार्क फोर्स लेट स्टेज का कोई विशेषज्ञ होता या डार्क फोर्स पीक पर मौजूद कोई व्यक्ति होता। रेड रोज से निपटना क्या यह आसान नहीं होगा? इन शब्दों ने सभी के मन पर गहरा प्रभाव डाला। एक एक करके उन्होंने बहस करना बंद कर दिया और चुप हो गए। सबसे आगे बैठे तांग गुरु वांगलोंग बोलने ही वाले थे। दरवाजे से तेजी से खटखटाने की आवाज आई। सभी उच्च पदस्थ सदस्यों ने भौहें चढ़ा लीं। क्या उन्हें पता नहीं है कि वे बैठक कर रहे हैं? इस समय भी वे गड़बड़ी करने की हिम्मत कर रहे हैं। तांग मास्टर ने ठंडे चेहरे के साथ भी उस व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति दे दी। ये पहली बार था जब उनके उच्च पदस्थ सदस्यों की बैठक में बाधा उत्पन्न हुई थी। क्या कोई बड़ी घटना घटी? एक अधीनस्थ कर्मचारी जल्दी से अंदर आया। टैंग मास्टर, सभी बॉस, किसी ने सेंध लगाई है। विरोधी बहुत शक्तिशाली है और हमारे भाइयों में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह अब हमारी तरफ आ रहा है। शब्द निकलते ही संयमित व्यक्तित्व वाला एक लंबा पतला अधेड़ उम्र का व्यक्ति विला के मुख्य हॉल में दाखिल हुआ। हे सब लोग यहीं हैं, मुझे इधर उधर भागने की परेशानी से मुक्ति मिल गई। लंबे और पतले कद के उस व्यक्ति ने सब पर नजर घुमाई और हंसने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो? हमारे किंगलोंग तांग मुख्यालय में घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है तुम जीने से थक गए हो। एक उच्च पदस्थ सदस्य अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। वह दहाड़ा और आगे बढ़ा उस घुसपैठिए को खत्म करने के इरादे से जिसने उनकी बैठक में बाधा डाली थी। यह उच्च पदस्थ सदस्य शक्ति में कमजोर नहीं था। वह मिंगजिन शिखर पर पहुंच गया था। वह अत्यंत गति से उस लंबे पतले आदमी की ओर दौड़ा।
हालांकि चाहे वह कितनी भी तेजी से आगे बढ़े, उसे उससे भी अधिक गति से पीछे की ओर धकेल दिया गया। वह दीवार से बुरी तरह टकराया, लेकिन उसे हटाना असंभव था। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, स्पष्ट रूप से वह अक्षम हो गया था। फुफकार फुफकार, सांस लेने की तेज आवाजें हॉल में गूंज उठीं। तांग गुरु वांग लॉन के शिष्यों का दर्द सुई की चुभन के समान कम हो गया था। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया, मानो वह किसी भी क्षण भागने के लिए तैयार हो। जी हाँ, मकसद भागना ही था, क्योंकि उसने इस लंबे, पतले आदमी से एक ऐसी आभा महसूस की जो उसकी अपनी आभा से भी अधिक शक्तिशाली थी। डार्क फोर्स पीक, ऐसा लगता है कि हमारे किंगलोंग तांग ने आपको नाराज नहीं किया है ना? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप हमारे किंगलोंग तांग क्यों आए हैं? लंबे और पतले आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं आपके साथ जुड़ने आया हूँ। दूसरी ओर, बातियान बैंग, तीन प्रमुख शक्तियों में से एक। इस समय भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा था। दो लोगों के आगमन के कारण पहले शांत रहने वाली भूमिगत दुनिया में हलचल मचने लगी। यान वू मेई को निशाना बनाने वाली एक साजिश धीरे धीरे सामने आने लगी। 167 रानी असहनीय रूप से शर्मीली, पूरी तरह से अपना संयम खो बैठी। सब कुछ नियंत्रण में है। कार्यालय में एक बेहद खूबसूरत, आकर्षक कदकाठी वाली और हर हरकत में मोहक आभा लिए एक महिला मुक्केबाजी के कुछ दांव पेंचों का अभ्यास कर रही थी। मुक्कों का एक सेट पूरा करने के बाद यान वू मेई के चालाक, तरबूज के बीज के आकार के चेहरे पर पछतावे की एक झलक दिखाई दी। मुक्केबाजी की ये तकनीकें उन्हें जू हाओ ने सिखाई थीं। वह स्मृति विशेष रूप से स्पष्ट थी। उसे नहीं पता था कि उसने कितनी बार इसका अभ्यास किया था। हर बार अभ्यास करने पर उसे नई अंतर्दृष्टि प्राप्त होती थी। उसके पछतावे का कारण यह था कि जू हाओ ने उसे मुक्केबाजी की इस तकनीक का केवल आधा हिस्सा ही सिखाया था। उसे अभी तक दूसरा भाग नहीं पता था। जू हाओ की व्यवहारिक शिक्षण पद्धति वास्तव में लोगों के लिए सीखने में आसान थी, लेकिन बैठने का तरीका थोड़ा अटपटा था। शिक्षण के दौरान बार बार होने वाले स्पर्शों को कौन सहन कर सकता है? वह 30 वर्ष की आयु की एक परिपक्व महिला थी। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह मौके पर ही अपना आपा खो बैठी। यान वू मेई जू हाओ की प्रतिक्रिया को समझ सकती थी। उसे अपने आकर्षण पर पूरा भरोसा था। समझना तो एक बात थी, लेकिन उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उस समय उसके कांपने से निश्चित रूप से जू हाओ का ध्यान आकर्षित हुआ होगा। उसमें जू हाओ से मिलने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए पिछले कुछ दिनों से वह शू हाओ से दोबारा सलाह लिए बिना खुद ही मुक्केबाजी की तकनीकों का अभ्यास कर रही थी। जू परिवार के पास न जाने पर भी वह कभी कभी जू हाओ के बारे में सोचती थी। उसे जू हाओ द्वारा उसे सिखाने के दृश्य याद आ गए। आखिरकार ये पहली बार था जब उसने उसे ऐसा महसूस कराया था। वह सोच रही थी कि उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। जू हाओ की शक्ति कल्पना से परे थी। वह सोचने पर मजबूर हो गई। उस परिपक्व और खूबसूरत जू परिवार की मुखिया जू हाओ की पत्नी ने ये सब कैसे सहन किया? अपना सिर हिलाते हुए उसने तुरंत इन विचलित करने वाले विचारों को दूर कर दिया। वह आखिर सोच क्या रही थी? यान वू मेई, तुम भूमिगत दुनिया की रानी हो, अनगिनत बहनों की बड़ी बहन हो। आप पुरुषों के बारे में कैसे सोच सकते हैं? और एक बूढ़ा आदमी जो पहले से ही शादीशुदा है। हालांकि जू हाओ बूढ़ा नहीं दिखता था, लेकिन वह अपने चरम आकर्षण पर था। डिंग, यान वू मेई की धड़कन तेज हो गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 555। धप धप, यान वू मेई विचारों में डूबी हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अपने विचारों को समेटते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, 418 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। अंदर आओ। कान तक लंबे छोटे बालों वाली परिचारिका शियाओ क्यूई अंदर आई। उसने गंभीरता से कहा, बहन यान, वे दोनों ताकतें हम पर फिर से हमला कर रही हैं। यान वू मेई के चेहरे पर भावहीनता छा गई। वह अपने हथियार रखने वाले रैक के पास गई और बर्फ के रेशम के दस्ताने पहन लिए। उसने एक धारदार तलवार उठाई। वह हड़बड़ी में बाहर निकल गई। चलिए उनसे मिलते हैं। क्या उन्हें अब भी लगता है कि वे हमें पहले की तरह दबा सकते हैं? मैं अभी उनसे हिसाब बराबर करने भी नहीं गया हूं और वे हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बहन यान, परिचारिका शियाओ क्यूई हिचकिचाई। वह बोलना चाहती थी लेकिन खुद को रोक रही थी। यान वू मेई ने उसकी ओर सिर घुमाकर पूछा, यह क्या है? जियाओ क्यूई ने एक गहरी सांस ली और जो उसने देखा था उसकी रिपोर्ट दी। वे दोनों ताकतें जबरदस्ती आ रही हैं, मानो वे हमें मिटा देना चाहती हों। ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ मददगार मिल गए हैं। यान वू मेई के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। शियाओ क्यूई लंबे समय से उसके साथ थी और उसकी विश्वासपात्र थी, इसलिए वह निश्चित रूप से बकवास नहीं करेगी। ये जानते हुए भी कि उसकी ताकत बेकाबू हो गई है, फिर भी वह बिना किसी डर के परेशानी खड़ी करने आती है। उन्हें किसी न किसी बात पर भरोसा जरूर होगा। लेकिन उसे इससे डराना नामुमकिन था। यान वू मेई आसानी से डरने वाली नहीं थी। रात स्याही की तरह काली थी। आधी रात के बाद, रात के 12 बजे, एक सुनसान गली, दो सेनाएं आमने सामने थीं। नहीं, सटीक कहें तो 3 सेनाएं थीं। दो ताकतों ने आपस में गठबंधन कर लिया था। एक गुट में पूरी तरह से बलवान, हटे कट्टे और मजबूत पुरुष शामिल थे। उनके शरीर पर टैटू थे और वे विभिन्न हथियार धारण किए हुए थे, जिससे एक भयंकर आभा निकल रही थी। दूसरा गुट बिल्कुल विपरीत था। वे सभी महिलाएं थीं, लेकिन उनके हाथों में लंबी तलवारें थीं जो उनके शालीन व्यवहार से मेल नहीं खाती थीं। वे वीर और साहसी प्रतीत होती थीं। भयंकर बलवान पुरुषों के एक समूह का सामना करते हुए भी उन्होंने कोई भय नहीं दिखाया। उनकी हत्या करने की मंशा उग्र रूप से उबल रही थी। किंगलोंग तांग और बातियान बैंग के नेताओं की मुलाकात हुई।
और टाई, इस बार रेड रोज के खिलाफ हमें पीछे नहीं हटना है। रेड रोज को हराने के बाद ही हम तय कर पाएंगे कि श्रेष्ठ कौन है। हा, बूढ़े वांग, मेरे मन में भी यही विचार है। हमारे दोनों परिवार 6 महीने से सहयोगी हैं और इतने लंबे समय से रेड रोज की वो औरत बेखौफ घूम रही है जिससे हम हंसी का पात्र बन रहे हैं। कौन नहीं है। हालांकि इस बार उस महिला यान वू मेई से निपटने के लिए मेरे बातियान बैंक को इसे संभालने दें। क्या उसे लगता है कि सिर्फ इसलिए कि उसकी ताकत बढ़ गई है वह हमें नजरअंदाज कर सकती है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो उससे निपट सकते हैं। ओह, क्या तुमने भी और टाई कोई सहायक ढूंढ लिया? और भी टिल्डा, कुछ आपसी चापलूसी के बाद दोनों पक्षों को पता था कि उनकी संबंधित सेनाओं के पास एक डार्क फोर्स पीक विशेषज्ञ है। उनमें सतर्कता की भावना लगातार बढ़ती जा रही थी। अगर कोई एक विशेषज्ञ अचानक आ जाए तो यह एक संयोग हो सकता है। लेकिन एक ही समय में 2 विशेषज्ञों का उनके पास आना कुछ हद तक संदिग्ध था। लेकिन वे बेबस थे। विरोधी डार्क फोर्स पीक के विशेषज्ञ थे। एक अकेला व्यक्ति उनकी दोनों सेनाओं का सामना कर सकता था। अब जब वे एकजुट होकर उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं तो इससे बेहतर स्थिति और कोई नहीं हो सकती। अगर उन्हें पता भी होता कि उनके इरादे नेक नहीं हैं, तब भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। शुरू में दोनों पक्षों ने रेड रोज को जल्दी से खत्म करने की योजना बनाई थी और फिर नए शामिल हुए विशेषज्ञ के साथ वे एक ही झटके में दूसरे पक्ष का सफाया कर देंगे और शंघाई की भूमिगत दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। जब उन्हें पता चला कि दूसरी तरफ भी एक विशेषज्ञ मौजूद है तो दोनों ने इस विचार को त्याग दिया। पहली बात तो यह है कि वे दूसरी तरफ को खत्म नहीं कर सके। दूसरे, उन्हें यह नहीं पता था कि उन दोनों विशेषज्ञों का उनसे संपर्क करने का इरादा क्या था। जो लोग किसी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं वे मूर्ख नहीं होते, वे किसी और के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहते। यह जू हाउ की चतुराई भरी योजना थी जिसके तहत 2 लोगों को अलग अलग 2 सेनाओं में प्रवेश कराया गया था जिससे वे एक दूसरे को प्रतिबंधित कर सकें। दोनों विशेषज्ञों की उत्पत्ति को समझने से पहले वे रेड रोज को पूरी तरह से नष्ट भी नहीं करेंगे। इससे यान वू मेई को सांस लेने का मौका मिला। इस समय का फायदा उठाते हुए वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जू हाउ से मिलने जाती थी। यही जू हाउ का सटीक लक्ष्य था। यही कारण था कि जू हाउ को मुख्य पात्र लुओ यान से पहले ही निपटना पड़ा था। यदि नायक उपस्थित होता तो वह आसानी से दोनों विशेषज्ञों की समस्या का समाधान कर सकता था। यान वू मेई को न केवल किसी तरह का दबाव महसूस नहीं होगा बल्कि नायक को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलेगा। जू हाउ दूसरों के लिए सारा काम करेगा। कुछ ही देर बाद एक फुफकार जैसी आवाज के साथ एक पोश रुकी। यान वू मेई प्रकट हुई। बड़ी बहन को प्रकट होते देख महिलाओं के समूह को मानो अपनी रीढ़ की हड्डी मिल गई और उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। उन सभी ने उसका अभिवादन किया। बड़ी बहन, बहन यान वू मेई ने सिर हिलाया। जैसे ही वह भीड़ के आगे की ओर बढ़ी उसने अपने भरोसेमंद अधीनस्थ से मिली रिपोर्ट को सुना। बहन यान, कुछ गड़बड़ लग रही है। किंगलोंग तांग और बातियान बैंक के लोग हमें ऐसे देख रहे हैं मानो उन्हें जीत का पूरा भरोसा हो। यान वू मेई की निगाहें ठंडी थी, उसने कुछ नहीं कहा। रेड रोज के सभी सदस्यों के सामने खड़ी होकर अपनी तलवार को हाथ में लिए हुए उसने दोनों पक्षों के लोगों को ठंडेपन से देखा। विशेषज्ञों के एक समूह का सामना करते हुए भी उन्होंने कोई भय नहीं दिखाया। इस समय उनकी शाही प्रभुत्वता पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी। यान वू मेई का आगमन, इससे तुरंत ही दोनों पक्षों में हलचल मच गई। जैसा कि अंडरग्राउंड दुनिया की रानी से उम्मीद की जाती है, वह वास्तव में खूबसूरत है, एक असली धुरंधर है। पहले मुझे कभी समझ नहीं आता था कि राष्ट्र और जनता के लिए विपत्ति का क्या अर्थ होता है, या प्राचीन सम्राट किसी स्त्री के लिए मशालें क्यों जलाते थे। इस स्त्री को देखने के बाद मुझे समझ आने लगा है। वह बेहद मोहक है, मानो किसी राक्षसी हो। भला कौन उसका विरोध कर सकता है? मुझे आश्चर्य है कि कौन इस राक्षसी को जीत सकता है। अगर वह उसे बिस्तर से उठने में भी असमर्थ नहीं कर सकता तो वह मर्द नहीं है। हमारे पास कोई मौका नहीं है। वो हमें आसानी से थप्पड़ मारकर मार सकती है। अब बॉस पर निर्भर करता है कि वो उसे अगवा करके हमारी भाभी बना सकता है या नहीं। वो देखने में बहुत खूबसूरत है। छोटे भाइयों की आंखें चमक उठी जब वे आपस में फुसफुसा रहे थे। किंगलोंग तान के वांग लोंग और बातियान बैंक के टाई बातियान इन दोनों सेनाओं के प्रमुख थे। इस समय यान वू मेई की ओर भी आकर्षित हुए। उन्होंने रेड रोज से निपटने के लिए गठबंधन किया था। क्षेत्र पर कब्जा करना गौण था, उनका मुख्य उद्देश्य ये यान वू मेई था। 419 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। उनमें से प्रत्येक ने निजी तौर पर यान वू मेई का पीछा किया था। परिणाम स्पष्ट था। यान वू मेई ने उन्हें निर्दयतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। क्योंकि वे सामान्य तरीकों से उसका पीछा नहीं कर सकते थे, उन्हें बल प्रयोग का सहारा लेना पड़ा। अगर वह मेरी पत्नी बनने के लिए राजी नहीं होती तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाती। यान वू मेई ऐसी शख्सियत थी जो न तो नर्म और न ही कठोर रणनीति के आगे झुकती थी। लड़ना चाहते हो तो चलो, कौन किससे डरता है। उन दोनों ने अभी अभी यान वू मेई को अपने कब्जे में लेने के उद्देश्य से कार्रवाई करने का इरादा व्यक्त किया था। तुम तो बड़े साहसी हो, मेरी रेड रोज के लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कर बैठे। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये 6 महीने पहले की बात है? यान वू मेई ने ठंडे लहजे में बात की। हा, मेरी दिलेरी तो हमेशा से ही कमाल की रही है। टाइबा तियान दिल खोलकर हंसी। वांग लोंग ने यह भी कहा, यह मत सोचो कि तुम्हारी ताकत ने सफलता हासिल कर ली है तो तुम हमें नीचा समझ सकते हो। पहले तो बस छोटी मोटी झड़पें होती थी, हम बस तुम्हारे साथ मजाक करते थे।
यान वू मेई के चेहरे के भाव बदल गए और उसका मूड गंभीर हो गया। वह ये भी जानती थी कि पिछले 6 महीनों में रेड रोज दो ताकतों के दमन के बावजूद जीवित रहने और यहाँ तक कि मुकाबला करने में इसलिए सक्षम रही क्योंकि दोनों ताकतें एक दूसरे से सावधान थीं और उन्होंने पूरी ताकत से हमला नहीं किया था। इसे देखते हुए क्या वे वाकई गंभीर होने वाले हैं? लेकिन वह निडर थी। अगर ऐसा है तो फिर आ जाओ। मेरी लाल गुलाब शायद तुम्हारी संयुक्त सेना का मुकाबला न कर पाए, लेकिन निश्चिंत रहो, मरने से पहले मैं तुम में से किसी एक को अपने साथ नरक में जरूर घसीट कर ले जाऊंगा। एक धमकी, एक खुली धमकी। टाइबा तियान और वांग लॉन्ग के दिल घबरा गए। वे दोनों इस महिला के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थे। ये भी एक कारण था कि पिछले 6 महीनों में रेड रोज के खिलाफ उनके संयुक्त प्रयासों में कोई प्रगति नहीं हुई थी। उन्हें डर था कि यह महिला उनमें से किसी एक को पकड़ लेगी और जान की बाजी लगाकर लड़ेगी। ये बहुत परेशानी वाली बात होगी। दोनों पक्षों को भारी नुकसान होने के बाद दूसरा पक्ष इसका लाभ उठाएगा। उन्हें पहले ये चिंता रहती थी, लेकिन अब दोनों ने उपहास किया। यान वू मेई, घमंडी मत बनो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी शक्ति में वृद्धि हो गई है तो हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते? हम भले ही आपके प्रतिद्वंदी न हो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे निपट सकते हैं। जैसे ही उनकी आवाजें धीमी हुईं, दोनों गुटों के बीच एक रास्ता खुल गया और दो शख्सियतें बाहर निकल आईं। किंगलोंग तान का वह व्यक्ति लंबा और पतला था। बातियान बैंग वाला कुछ कद में छोटा और मोटा था, लेकिन उन दोनों से निकलने वाली आभाएं एक जैसी थीं। उनकी आभा गहरी थी, मानो कोई अथाह खाई या जेल हो। वहां खड़े रहने मात्र से ही उनमें दमन की प्रबल भावना झलक रही थी। डार्क फोर्स पीक। उन दोनों की आभा को महसूस करते हुए यान वू मेई की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह जानती थी कि हमला करने के लिए उत्साहित इन दोनों ताकतों को किसी न किसी चीज पर भरोसा करना ही होगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उनमें से प्रत्येक को डार्क फोर्स पीक का एक विशेषज्ञ मिल जाएगा। घृणास्पद, ये दोनों ताकतें पहले ही उस पर हमला कर चुकी थीं। अब जब उन्हें पता चला कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने बाहरी मदद आमंत्रित की। अगर वह डार्क फोर्स पीक की एक विशेषज्ञ होती तो वह अब भी लड़ सकती थी। लेकिन यान वू मेई को शक्तिहीनता का एहसास हुआ। काश उसके पास भी डार्क फोर्स पीक की ताकत होती। वह मौजूदा हालात से नहीं डरेगी। उसके मन में अचानक एक विचार आया। इस समय वह जुहाओ के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने उसे केवल 2 बार ही पढ़ाया था, फिर भी उसे इससे बहुत लाभ हुआ था। यदि वह जुहाओ से मार्गदर्शन लेना जारी रखती है, वह निश्चित रूप से अपनी अच्छी बहन जुहाओ की लिंगर जू फेयान की तरह ही विभिन्न लोकों में युद्ध करेगी। अगर वह इस समय डार्क एनर्जी के अंतिम चरण में भी होती तो भी उसे डर नहीं लगता। उसे अफसोस की एक टीस महसूस हुई। उसे 2 दिन पहले ही जुहाओ से मार्गदर्शन लेना जारी रखना चाहिए था। आज उसे इस तरह की धमकी का सामना कैसे करना पड़ सकता है? ये देखकर कि यान वू मेई ने अपना पूर्व अहंकार खो दिया था, वांग लॉन्ग और टाइबा तियान का दबदबा चरम पर पहुंच गया। यह महिला खूबसूरत तो थी, लेकिन बहुत घमंडी थी। उसने उन्हें अपनी आंखों में नहीं डाला। इससे पहले भी उन्हें अक्सर उसके सामने अपमानित होना पड़ा था। अंततः उन्हें न्याय मिलने का एहसास हुआ। यान वू मेई, क्या तुम पहले इतनी आत्मविश्वासी नहीं थी? तुम तो हम में से एक को मारना भी चाहती थी। चलो, मैं यहीं खड़ा हूं, अगर हिम्मत है तो इधर आओ। अब तुम्हें हमारी असली ताकत का पता चल गया होगा, है ना? यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो जल्दी से अपने लाल गुलाब को आत्मसमर्पण करने और अपने सभी क्षेत्र को त्यागने के लिए प्रेरित करें। तुम्हारे रेड रोज को भंग करने की जरूरत नहीं है, बस हमारे बातियान बैंग में विलय हो जाओ। तुम्हारी बहनों ने मेरे भाई के मुंह में लंबे समय से पानी ला दिया है। जहां तक तुम्हारी बात है, भाई तुम्हें खूब प्यार करेगा। और टाई, क्या तुम कुछ ज्यादा ही अन्याय नहीं कर रहे हो? हमने सहमति जताई थी कि रेड रोज का इलाका तुम्हारा होगा और यानवू में ही मेरी होगी। इसे इस तरह से नहीं कहा जाता। दोनों गुटों के नेताओं ने दरअसल यानवू मेई को लेकर सार्वजनिक रूप से बहस शुरू कर दी। उनके बीच अनबन होने के हल्के संकेत थे। ये सचमुच फेम फेटल वाली कहावत को सार्थक साबित करती है। उन दोनों की बहस सुनकर डार्क फोर्स पीक के अपने अपने गुटों के विशेषज्ञ, छोटा मोटा आदमी और लंबा पतला आदमी, ने एक दूसरे की ओर देखा। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में तिरस्कार और दया दोनों भाव देखे। उन्हें लिमिटलेस द्वारा भेजा गया था और हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि इन दोनों गुटों में शामिल होकर उन्हें क्या करना था। उनका निशाना निश्चित रूप से यह बेहद खूबसूरत महिला थी। अन्यथा उन्हें यानवू मेई को पूरी तरह से दबाने का निर्देश क्यों दिया जाता, जबकि उसके सिर के एक बाल को भी नुकसान न पहुंचाने की कोशिश करनी होती, और उससे भी ज्यादा कोई भी अनुचित हरकत न करना। उन्होंने ऊपर से मिले आदेशों के प्रति जरा सी भी लापरवाही दिखाने का साहस नहीं किया। वे जानते थे कि यह नवगठित रहस्यमय संगठन कितना भयावह था। भले ही वे डार्क फोर्स पीक थे और यहाँ दूसरों पर अपना दबदबा कायम कर सकते थे, वास्तव में असीमितता के भीतर वे कुछ भी नहीं थे। वहां असंख्य हुआ शक्ति विशेषज्ञ मौजूद थे। 420 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। उनमें से कोई भी उन्हें आसानी से कुचल सकता था। इसके अलावा लिमिटलेस रहस्यमय है क्योंकि जिसने भी उन्हें देखा है वह या तो इसमें शामिल हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है। उनके तरीके बेहद क्रूर हैं। वे किसी को जीवित नहीं छोड़ते। भले ही वे लिमिटलेस में शामिल हो जाएं और बाहरी सदस्य बन जाएं, उनके परिवार भी नियंत्रण में रहते हैं। हालांकि वे लिमिटलेस के लिए काम करते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा से ही असंतोष रहा है। लेकिन अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है।
इन दोनों व्यक्तियों का यान वुमेई के प्रति दुर्भावना रखना मृत्यु को दावत देने के अलावा और क्या है। दोनों में से किसी ने भी अपने विचार प्रकट नहीं किए। वे दोनों कुछ कदम आगे बढ़े। यान वुमेई की ओर हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। आदेशों का पालन करते हुए यान वुमेई ने पहले ही अपने विचारों को एकत्रित कर लिया था। डार्क फोर्स पीक के 2 उस्तादों का सामना करते हुए वह जानती थी कि वह उनका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन वह पीछे भी नहीं हट सकती थी। अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए वह भी आगे बढ़ी। दोनों गुटों के बीच खुली जगह में 3 लोग एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक भयंकर युद्ध छिड़ने वाला था। छोटे कद के मोटे आदमी और लंबे कद के पतले आदमी ने सबसे पहले हमला किया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे गलती से यान वुमेई को न छू लें, उन सभी ने एक एक हथियार पकड़ रखा था। यान वुमेई ने दांत पीसकर उनके हमलों का सामना किया। क्लैंग, धातु के टकराने की आवाज गूंजी। उसके विरोधी डार्क फोर्स पीक के 2 मास्टर थे। यान वुमेई शुरू से ही नुकसान में थी। पलक झपकते ही तलवार के एक वार से यान वुमेई हवा में उड़ गई और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर लेटी हुई, अपनी सांसों को अनियमित महसूस करते हुए और गंभीर रूप से घायल अवस्था में, उसके दिल में निराशा की भावना उमड़ रही थी। उन दोनों की ताकत में पहले से ही काफी अंतर था और 2 विरोधियों के सामने वह बिल्कुल भी टिक नहीं सकती थी। उसने सोचा था कि वह कुछ समय तक टिक सकती है। उसे इतनी जल्दी हार की उम्मीद नहीं थी। और उनकी हार के क्या परिणाम हुए। रेड रोज का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और अनगिनत बहनों को प्रताड़ित किया जाएगा। वह स्वयं भी अपनी स्वतंत्रता खो सकती है। इसका परिणाम बेहद भयावह था। यान वुमेई को अपनी इस लापरवाही पर मन ही मन गुस्सा आता था। काश वह पहले ही जूहाओ से सलाह लेने चली गई होती। अगर प्रशिक्षण का समय लंबा नहीं भी होता, तब भी वह इतनी जल्दी पराजित नहीं होती। दुर्भाग्यवश तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। अगर ईश्वर उसे एक और मौका देता, तो वह अपनी ताकत बढ़ाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती। और ये मौका, हे भगवान, ओह नहीं, ये तो जूहाओ ने ही उसे दिया। 168 लिंगर की पितृभक्ति खट्टी पड़ गई। रानी बेहोश हो गई। चाचा, ऐसा मत करो। यान वुमेई को पराजित और हवा में उड़ते हुए देखकर रेड रोज के सदस्य बेहद चिंतित हो गए और उसे घेरने के लिए दौड़ पड़े। शियाओ क्यूई सबसे तेज थी, उसने यान वुमेई को उठने में मदद की। बहन यान, क्या आप ठीक हैं? बड़ी बहन, क्या तुम्हें सच में चोट लगी है? ये लोग बहुत ही नफरत फैलाने वाले हैं। उनमें युद्ध संबंधी कोई नैतिकता नहीं है। संख्या बल से धमकाना किस प्रकार का कौशल है। रेड रोज के सभी सदस्य क्रोधित हो गए और उन्होंने बातियान बैंग और किंगलोंग तांग पर आरोप लगाए। विरोधी गुटों के लोग उदासीन थे। जीतने वाला राजा होता है, हारने वाला डाकू। इस समय छोटे भाइयों की आंखें चमक रही थीं क्योंकि वे रेड रोज की महिलाओं को बिना पलक झपकाए घूर रहे थे। हालांकि उन्होंने यान वुमेई के प्रति कोई दुर्भावना रखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन रेड रोज के अन्य सदस्य, उनकी नेता यान वुमेई के अलावा, भी बुरे नहीं थे। और उन सभी ने यान वुमेई के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। उनके आंकड़े शब्दों से परे थे। स्प्लिट्स करना, एक पैर पर खड़े होना, इस तरह के कई कौशल उनके लिए कोई समस्या नहीं थे। वे रेड रोज के किसी सदस्य के साथ जुड़ने का सपना देखते थे। लेकिन बड़ी बहन यान वुमेई की मौजूदगी में वे जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अब यह अच्छा था। उन्होंने रेड रोज को ध्वस्त कर दिया था। क्या उनके यहाँ की महिलाएं उनके लिए उपलब्ध नहीं थीं? छोटे भाई बेहद उत्साहित थे। उनके संबंधित बॉस भी कुछ खास बेहतर नहीं थे। उनकी निगाहें यान वुमेई पर टिकी हुई थीं, मानो वे उसे पूरा निगल जाना चाहते हों। भाइयों, जाओ, रेड रोज के इन सभी सदस्यों को पकड़ो। जैसे चाहो खेलो, लेकिन पुलिस से कोई पंगा मत लेना। वांग लोंग और टाई बातियान ने जोर से हंसते हुए आदेश दिया। हा हा हा, छोटे भाई जोर जोर से हंसते हुए पीछे पीछे हंसने लगे। हालांकि तभी पुलिस सायरन बजने लगे। दूर से काफी संख्या में लोग आ रहे थे। छोटे भाई, जो उत्सुकता से आगे बढ़ रहे थे, उन्हें ऐसा लगा मानो उन पर ठंडे पानी की बाल्टी उंडेल दी गई हो, जिससे वे सिर से पैर तक काम गए हों। उन्होंने मन ही मन शाप दिया। धिक्कार है। जैसे ही वे अपनी जीत का फल भोगने वाले थे, पुलिस आ गई। सायरन की आवाज सुनकर वांग लोंग और टाई बातियान दोनों चौंक गए और उनका उत्साह अचानक शांत हो गया। उन्होंने पीछे हटने का आदेश दिया। वे अनिश्चित और आश्चर्यचकित थे। उन्हें पता नहीं था कि इन सायरनों के साथ क्या हो रहा है। क्या वे उन्हें गिरफ्तार करने आ रहे थे? लेकिन क्या भूमिगत दुनिया में उनका यही नियम नहीं था? दिन के समय वे कानून का पालन करते हैं और कोई उपद्रव नहीं करते। आधी रात्रि के बाद